नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बिहार स्टेट एग्जाम का डेट आ चुका है और बिहार स्टेट का एग्जाम एक ऐसे समय पर पड़ा है जब ठीक इसी के समय बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्जाम पैरेलल होने वाला है। इसी संशय में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई थर्ड में कन्फ्लिक्ट में है कि किसको दें किसको ना दें। तो सबसे पहले मेरा सुझाव यह है कि बिहार स्टेट और बीपीएससी टीआरई थर्ड में से किसी एक को मत चुनिए बल्कि दोनों को चुनिए। क्यों चुनिए? क्योंकि बीपीएससी टीआरई थर्ड जो है वो तो हो ही रही है, वो तो होगी, उसके लिए आपने पढ़ा ही होगा, तो उस पर फोकस रखिए ही रखिए। अब बिहार स्टेट एक ऐसा एग्जाम है जो कि बीपीएससी टीआरई 4 जो आने वाली है और टीआरई 5 जो कि दिसंबर में होने वाली है, इसके लिए रामबाण का काम करेगी, क्योंकि इन दोनों में वैकेंसियां खूब आएंगी और वैकेंसियां चूंकि इलेक्शन के तहत आने वाली है तो भर भर के आने वाली है, आएंगी मतलब। और जब आएंगी तब अगर आप स्टेट निकाल करके रहते हैं तब इन दोनों में बैठ पाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इस एग्जाम को छोड़ दिया तो आप ये मान के चलिए आप 4 से तो बाहर भी हैं, 5 से भी बाहर हो जाएंगे। बीपीएससी टीआरई 4 और बीपीएससी टीआरई 5 में अगर आपको बैठना है तो जरूरी है कि आप इस पेपर को, बिहार स्टेट पेपर को निकाल लिए। ये बहुत जरूरी है। तो अब सवाल ये बनता है कि इसको स्मार्ट तरीके से कैसे पढ़ें कि इतने कम टाइम में इस पेपर को निकाल लिया जा सके। देखिए, दो बातें हैं। एक तो ये है कि बीपीएससी टीआरई थर्ड जो है वो अपने समय पर होगी 10 से 12 जून के बीच में, तो आप उनके समय में से कटौती मत करिए, आप इसी के बिहार स्टेट के समय में से कटौती करिए। और इसके समय में से कटौती करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको इतने स्मार्ट तरीके से पढ़िए कि कम टाइम में आप पास हो जाइए। जैसा कि आप सबको पता है कि इसमें पेपर 1 और पेपर 2 है, 2 पेपर है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में 150 नंबर के एग्जाम होते हैं। 150 नंबर का जो कंस्ट्रक्शन आप देखेंगे तो उसमें 50 नंबर होता है यही आर्ट ऑफ टीचिंग, मतलब शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता, और 100 नंबर जो होता है वो आपके पेपर से होता है। तो इस अगर 50 नंबर में आप 40 नंबर लेकर के आ सकते हैं और आसानी से लेकर के आ जाएंगे। सिर्फ 3-4 घंटे की एक मास्टर वीडियो मैं बना दे रहा हूँ, इसको अगर देख लीजिए, इसमें से 40 नंबर आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे ये भी मैं बता रहा हूँ। और इसमें से इस 100 नंबर में से अगर आपका सब्जेक्ट कितना भी कमजोर है ना, 30-40 नंबर भी लेकर के आएंगे ना तो भी पास हो जाएंगे। 30-40 नंबर 50% आपको इसमें लाने हैं। तो आप अगर 75-80 नंबर लेकर के आते हैं तो पास हो जाएंगे। और 75-80 नंबर में इस 50 में 40 लाने की गारंटी मैं दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं इस पर भी मैं अभी बात करता हूं कि मैं ये गारंटी क्यों दे रहा हूं आपको। हाँ, ये गारंटी इसलिए मैं दे रहा हूं क्योंकि आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई थर्ड से पहले जब स्टेट हुआ करता था तो उन सारे स्टेटों का पेपर एक तरह से क्वेश्चन बैंक में आपको पढ़ा दूंगा। देख लीजिए एग्जाम डेट 18/9/2023, 15/9/2023, 14, 13, 13, इतने, मतलब 2023 तक इतने पेपर हैं। मैं इन सारे पेपरों का कम से कम आपको मास्टर वीडियो बना देता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, और इससे बाहर एक भी नहीं जाएगा। मैं इसके सारे एक्सप्लेनेशनों पर बात कर लूंगा, विस्तार से बात करूंगा। आप उसको ठीक से अगर देख लेंगे ना, एक बार भी देख लेंगे, तो फिर आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा और इससे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी किसी और वीडियो को देखने की। ये इकलौता वीडियो काफी है आपके स्टेट को कंप्लीट करने में। और हो सकता है भविष्य में अगर कभी बीपीएससी टीआरई 4 या 5 में अगर सिलेबस में थोड़ा भी बदलाव होता है तो ये उसमें बहुत काम आएगा। इसलिए इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। ये उन लोगों के लिए रामबाण है जिनकी तैयारी बिल्कुल जीरो है और जो डर रहे हैं, स्टेट छोड़ने के मूड में है, उनके लिए तो रामबाण है। इसलिए उनको जरूर से जरूर देखना चाहिए। तो आइए अब एक तरह से चलते हैं, क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तथ्य से संबंधित ज्ञान कौन सा है। तो आप सबको पता है कि तथ्य उसी ज्ञान में आएगा जो एक प्रोसेस के तहत होगा। प्रोसेस ज्ञान मतलब प्रक्रियात्मक ज्ञान में होगा। क्या है तथ्य से संबंधित ज्ञान? प्रक्रियात्मक ज्ञान है। प्रक्रियात्मक ज्ञान कुछ अंतर्निहित ज्ञान के माध्यम से प्राप्त अनुभवों को कहते हैं। देखिए, जब तक आप किसी चीज के लिए किसी प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो सॉलिड नहीं होता है। रैंडम कोई चीज अच्छा नहीं हो सकता है। अगर आप रैंडम करेंगे ना तो वो खराब हो जाएगा। और अगर आप किसी प्रोसेस के तहत करेंगे, किसी प्लानिंग के तहत करेंगे, तो वो प्लानिंग के तहत किया हुआ काम आपको बहुत टिकाऊ होगा, बहुत भरोसेमंद होगा। और उस प्लान में बहुत चीज अंतर्निहित होते हैं। जैसे आप मान लीजिए, अगर आप यहाँ से बिहार स्टेट का एग्जाम देने जाना चाहते हैं तो आप एक प्लान करके जाएंगे कि मैं किस स्टेशन पर जाऊंगा, किस ट्रेन को पकड़ूंगा, किस ट्रेन को पकड़ने के बाद मैं कहाँ उतरूंगा, फिर प्लेटफॉर्म पर किस साइड में उतर करके किधर जाकर ऑटो पकड़ूंगा, ऑटो पकड़ने के बाद फिर कौन से स्टेशन तक जाऊंगा, मतलब कौन से सेंटर तक जाऊंगा। ये एक सारा प्रोसेस होता है और प्रोसेस में हर चीज की भागीदारी होती है। उसमें तथ्य की भी भागीदारी होती है। जैसे कि ट्रेन हमारा कितना बजे पहुंचेगा, एक तथ्य है कि इस टाइम पर ट्रेन पहुंचता है, इस ट्रेन को पहुंचने का टाइम ये है, एक तथ्य है। फिर इस ट्रेन से उतरने के बाद में हम ऑटो लेंगे और ये ऑटो इतना मिनट में हमको सेंटर तक पहुंचा देगा। तो ये एक तरह का तथ्य होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि प्रक्रियात्मक मतलब प्रोसीजरल जितने भी चीज होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। और स्वाभाविक सी बात है कि इसमें तथ्य भी संबंधित होंगे। प्रक्रियात्मक ज्ञान का एक लाभ यह है कि इसमें अधिक इंद्रियां शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, आप सोचेंगे, समझेंगे, परखेंगे, ये हर चीज उसमें शामिल हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप ट्रेन की यात्रा करेंगे
कि फलाने स्टेशन जाना है मुझे एग्जाम देने के लिए, पटना उतरना है, तो आप ये देखेंगे कि ट्रेन कितना नंबर है, कितना बजे आती है, कितना बजे जाएगी, कैसे, तो उसमें सारी इंद्रियां आपकी शामिल हो रही है, सोचन शक्ति शामिल हो रही है, आप दिमाग लगा रहे हैं उसमें, अपने अनुभव को लगा रहे हैं, सब चीज उसमें शामिल होगा। जैसे व्यवहारिक अनुभव, समस्याओं को हल करने का अभ्यास, किसी विशिष्ट समाधान की सीमाओं की समझ आदि। इस प्रकार प्रक्रियात्मक ज्ञान अक्सर सिद्धांत एवं तथ्यों को ग्रहण करती है। क्लियर है? अगला प्रश्न है कि तत्व को एकत्रित कर नवीन रूपरेखा को आकार देना क्या कहलाता है? तो उसको संश्लेषण कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तत्व को एकत्र करिए और उसको नवीन स्वरूप को आकार देने की प्रक्रिया संश्लेषण कहलाती है। इसके अंतर्गत सभी तत्वों और भागों को एकत्रित करके नवीन ढांचा तैयार किया जाता है। इससे छात्र ज्ञान तथा बोध के आकार पर सृजनात्मक योग्यता का उपयोग करते हुए नवीन प्रत्यय या वस्तु का निर्माण करता है। इसमें एकीकरण व संपूर्णता पर विशेष बल देते हुए छात्रों की सूझबूझ, सृजनशीलता को विकसित करने पर ध्यान दिया जाता है। जैसे निष्कर्ष निकालना, सामान्यीकरण करना, सारांशीकरण करना और नवीन योजना बनाना। मैं बहुत आसान भाषा में बता रहा हूँ कि बहुत सारे तथ्य आपके पास में पड़े हुए हैं। जैसे एक तथ्य ये है कि भारत में अब तक 17 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। एक तथ्य ये है कि पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक तथ्य ये है कि 15वां प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, या 17वां प्रधानमंत्री, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है। अब कहा जा रहा है कि इसको आप एक प्रक्रिया के तहत बनाइए, इसको संश्लेषण करिए। तो सबसे पहले तो आप कहेंगे कि हाँ, भारत में अब तक टोटल 17 प्रधानमंत्री बने हैं। इनमें सबसे प्रथम प्रधानमंत्री का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू है, और अभी वर्तमान प्रधानमंत्री का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। तो ये एक संश्लेषण हुआ, एक सिंथेसिस हुआ इसका, कि इसको एक रूप दिया, इसको आकार दिया, इसमें से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो ये प्रश्न पूछ रहा था। अगला प्रश्न है कि इनमें से एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। प्रोत्साहन सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से विकसित नहीं होती है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य सामाजिक कौशल और चारित्रिक विकास होता है। एक सामाजिक कौशल सहयोगी कार्य योजना से प्रोत्साहित नहीं की जा सकती, जबकि सुनना, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, सहयोग, समाधान, प्रतिस्पर्धा आदि गुण सब डेवलप किए जाते हैं। कौशल, ये सामाजिक कौशल जो है ना, ये डेवलप नहीं होता, ये अंदर से ही होता है। ठीक है? अगला प्रश्न कि सबसे कम आकर्षण शिक्षण विधि कौन सी है? तो अब आपने भी पढ़ा होगा, हम सब ने पढ़ा है, पढ़ ही रहे हैं अभी, तो हम सब ने देखा होगा कि इसमें जो सबसे बेहतर शिक्षण विधि है ना, वो संगोष्ठी विधि होती है। सबसे बेहतर संगोष्ठी विधि होती है। व्याख्यान एक तरह का लेक्चर विधि हो गया, कि आया, कोई लेक्चर दिया, चला गया। उसमें हो सकता है वन वे कम्युनिकेशन है, तो हो सकता है उसमें कोई सुने या ना सुने। परियोजना, परियोजना भी एक तरह का अलग विधि है। परियोजना में भी जरूरी नहीं है कि आप उसमें इन्वॉल्व होंगे ही होंगे। कार्यभार, किसी को आपने किसी काम में शामिल कर लिया और उसको उसको उस तरह से लेकर के चल रहे हैं, तो वो भी एक तरह के बेहतर विधि नहीं मानी जाती है। संगोष्ठी विधि सबसे कम आकर्षण विधि है। संगोष्ठी एक प्रकार की चर्चा विधि है। यह विधि तथ्यों के विश्लेषण और एकीकरण के लिए छात्रों की चिंतन प्रक्रिया को उत्तेजित करती है और उनके विचार और तथ्यों को स्पष्ट और धाराप्रवाह रूप से प्रस्तुत करने में, उनकी क्षमताओं को विकसित करने में मदद करती है। अगर आप पूछेंगे कि सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो मैं जहां तक समझ पाता हूं ना, ये वन वे नहीं, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ये तो सबसे कम आकर्षण विधि था, लेकिन सबसे अधिक आकर्षण वाली अगर कुछ पूछेंगे ना, तो मुझे लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन, व्याख्यान विधि नजर आता है। अगला प्रश्न, शिक्षा विधि। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या से शामिल करती है, वो श्रुति लेख है। श्रुति लेख वह शिक्षण विधि है जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। श्रुति लेख का अर्थ सुने हुए को लिखना या सुनकर लिखना होता है। इसे इमला भी कहते हैं। इसमें सुनकर लिखने की कुशलता का विकास होता है। श्रुतिलेख जो है, लेखन कौशल को विकसित करने का साधन है, परंतु इसकी सहायता से श्रवण कौशल को भी विकसित किया जा सकता है। बिल्कुल, देखिए, किसी भी चीज को सुन करके लिखने का एक अलग ही मजा है। अगर आप सुनेंगे लिखने, जैसे हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सब श्रुति पे आधारित है। इसमें बाद में इंटरवेन किया गया, इनमें जोड़ा गया, तो वो एक चीज अलग बात है। अगला प्रश्न, शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं कब? व्याख्यान विधि में। शिक्षार्थी तो व्याख्यान विधि में निष्क्रिय रहते ही रहते हैं। इसका आंसर ये है, लेकिन इसमें एक कंफ्लिक्ट भी है, पढ़ लेते हैं क्या है। व्याख्यान विधि में शिक्षार्थी निष्क्रिय रहते हैं। व्याख्यान विधि शिक्षण में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधियों में से एक है। यह शिक्षण की एक विधि है। व्याख्यान विधि एक शिक्षण केंद्रित विधि है। हाँ, जब व्याख्यान का मतलब वही लेक्चर कम। इसमें देखिए, अगर आप जुड़ गए ना टीचर के साथ में, या जो लेक्चर दे रहा है उसके साथ अगर आप जुड़ गए, तो आप एक उसकी यात्रा पर निकल के चले जाएंगे। जो जहां तक देख के जाएगा आपको, आप वहां तक जाएंगे उसके साथ, बातों में, उसके लेक्चर में आप पूरा तैरते रहेंगे। अगर आप उससे कट गए, पहले कट जाएंगे ना, तो कट ही जाएंगे। इसीलिए ये सबसे निष्क्रिय होता है। तो इसमें जो सुन रहा होता है वो बहुत एक्टिव होकर के सुनता है, जो नहीं सुन रहा होता है वो बाहर ही हो जाता है। अच्छा, जो सुन रहा होता है बिल्कुल खो जाता है, तो वो भी निष्क्रिय हो गया। और जो नहीं सुन रहा है वो भी बाहर है, तो वो भी खो गया, तो वो भी निष्क्रिय हो जाता है। इसीलिए ये निष्क्रिय विधि है। लेकिन आयोग ने व्याख्यान विधि को निष्क्रिय नहीं माना था। उसने अनुसंधान विधि को निष्क्रिय माना था। क्यों माना था वो जानता है? हम व्याख्या पढ़ लेते हैं। व्याख्यान विधि एक शिक्षण केंद्रित विधि है
जिसमें शिक्षक विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देता है। इस विधि में शिक्षक एक सक्रिय भागीदार है, छात्र निष्क्रिय होता है। आमतौर पर शिक्षक द्वारा व्याख्यान के दौरान छात्र शिक्षक के साथ बातचीत नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, परिसंवाद एक प्रकार का क्या है? परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। परिसंवाद एक प्रकार का प्रदर्शन विधि है। इसकी प्रक्रिया का लक्ष्य किसी समस्या के विभिन्न पक्षों को समझना होता है। परिसंवाद विचारों के आदान प्रदान की संप्रेषण शैली की एक परीक्षा होती है। अगला प्रश्न, अनुभाजी यानी कि ह्यूरिस्टिक का अर्थ क्या है? ह्यूरिस्टिक का अर्थ है जांच करना, यानी अनुभाजी क्या है? अनुभाजी या ह्यूरिस्टिक का अर्थ है जांच करना। अन्वेषण विधि को भी ह्यूरिस्टिक विधि कहते हैं। इस विधि के अनुसार बच्चों को कम से कम बताकर उससे स्वयं अधिक से अधिक खोजकर सत्य की पहचानने पर बल दिया जाता है। मतलब बच्चों को खोजने के लिए प्रेरित किया जाता है। उसको थोड़ा बताइए लेकिन उसके मन में इतनी दिलचस्पी पैदा कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए मैंने किसी पुस्तक को पढ़ा, ठीक है, अब देखिए मैं उस पुस्तक को आपके सामने कैसे प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, एक पुस्तक है गुनाहों का देवता, ठीक है। अब गुनाहों के देवता को पढ़ने की शर्त यह है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास में 2 बाल्टी खाली रखिए। क्यों? क्योंकि इस पुस्तक को पढ़ते हुए आप 1000 बार रोएंगे और आपके आंसुओं से वो बाल्टी भर जाएगी। इसकी कहानी इतनी दिलचस्प है कि अगर आपने कभी जीवन में प्रेम किया होगा तो आप इसमें सम्मानित हो जाएंगे। ऐसी पुस्तक है ये, धर्मवीर भारती साहब ने लिखा है और वो एक बहुत बड़े कदावर लेखक थे। आप सब जानते हैं धर्मवीर भारती को। तो इतनी खूबसूरत पुस्तक है ना कि आप उसमें खो जाएंगे। अब चलिए ठीक है, मैंने इस पुस्तक को आपको बता दिया पुस्तक के बारे में। आपके मन में एक तो क्यूरियोसिटी जगी होगी कि यार ये पुस्तक कैसी है कि रोना पड़ेगा इसमें। तो ये मैंने इसके बारे में थोड़ा-सा आपको बताया, लेकिन ये आपको पढ़ने के लिए प्रेरित कर देगा। तो यही एक तरह से अनुभववादी या ह्यूरिस्टिक विधि होती है, जिसमें बच्चों को कम बताया जाता है और विद्यार्थी जो होता है, वो अपने से उसकी क्या सत्यता है, उसकी जाँच करने के लिए, उसको खोजने के लिए, उसको पहचानने के लिए उतर पड़ता है। तो यही है। अगला प्रश्न है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कहा। किसने कहा था ये? ये कोल्डवेल कुक ने कहा था। खेल के माध्यम से महत्वपूर्ण दक्षताओं और जीवन कौशलों का पता लग सकता है और उसका अभ्यास कर सकते हैं। हेनरी हेनरी कैल्डवेल कुक एक ब्रिटिश व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी पुस्तक द प्ले वे के लिए जाने जाते हैं। प्ले वे पद्धति के जनक हैं। इनके अनुसार खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। बच्चे का दिमाग खेल के अलावा कहीं और काम नहीं करता है, लेकिन आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर माउंटेन्सरी माना था। आप देख लीजिएगा आपको क्या मानना है, लेकिन मेरा मानना तो यही है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अगर ये हमारे ज़माने में होता ना तो हम सभी कुछ अच्छा खिलाड़ी होते हैं, एक अच्छा एथलीट होते हैं। लेकिन दुःख की बात कि तब खेल का कोई मसला था ही नहीं। हम लोगों को खेलना ही नहीं, खेलना मतलब होता था कि बर्बाद होना। भ्रमण विधि विकसित करता है, क्या विकसित करता है? ये प्रत्यक्ष ज्ञान को विकसित करता है। अगर आप भ्रमण नहीं करेंगे तब तक कैसे जानेंगे? जैसे मैं अभी दिल्ली में हूँ आज, तो कल मैं इंडिया गेट देखने गया था, कल मैं लाल किला भी देखने गया था और कल मैं कुतुब मीनार भी देखने गया था। तो जब तक मैं कुतुब मीनार नहीं देखने गया था तब तक मैं इमेजिन करता था कि कुतुब मीनार ऐसे है वैसे है, फलाने ने बनाया था। लेकिन जब मैं जाकर के वहाँ पढ़ा कि कुतुब मीनार को यहाँ पे बनाया गया है, इसी के थोड़ा-सा आगे उत्तर दिशा में 15 हाथ की दूरी पर उत्तर दिशा में एक चबूतरा है जिस पर इल्तुतमिश को दफनाया गया है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, अब ये चीज़ मैंने देख ली, अब मैं कभी नहीं भूलूँगा। फिर मैंने उसको पढ़ते हुए ये पाया कि इसको अलाउद्दीन खिलजी ने भी बनवाया था, इसको फिरोज़ तुगलक ने भी बनवाया था, इसको इल्तुतमिश ने भी पूरा करवाया था, शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक का रिश्तेदार था वो, मतलब दामाद था वो इल्तुतमिश। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूम गई। तो इसीलिए प्रत्यक्ष ज्ञान को भ्रमण विधि मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान जो है, वो भ्रमण विधि से ज़्यादा बेहतर तरीके से आता है। और कहा भी तो क्या है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसीलिए भ्रमण विधि अगर विकसित करता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान सबसे ज्यादा विकसित करता है। हालांकि विकसित तो सब में होता है, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान में जो आप सामने में देखेंगे उसका मसला अलग ही है। उसमें आप बाह्य जगत की यथार्थता से ज्ञान से वंचित रह जाते थे, ठीक है, किसमें? पुस्तकीय ज्ञान में। लेकिन जब प्रत्यक्ष ज्ञान होने लग गया तो उसमें आप उसको प्रमुख स्थान देने लगे। अगला प्रश्न है कि विषय वस्तु निर्धारित करता है क्या? शिक्षक की मनोवृत्ति को निर्धारित करता है कि क्या विषय वस्तु है। कैसे निर्धारित करता है ये? ऐसे निर्धारित करता है कि अगर शिक्षक कोई भी चीज पढ़ा रहा है या कुछ भी चीज अगर उनको पढ़ाना है तो उस पढ़ाने से पहले उस शिक्षक के मन में जितने मनोवैज्ञानिक चीजें हैं या दार्शनिक चीजें हैं या सामाजिक चीजें हैं या राष्ट्रीय दृष्टिकोण की चीजें हैं, उन सबको ध्यान में रख करके उस पर एक तरह से एक लाइन में उनको पिरो करके तब उस पर बात करना होता है। इसीलिए शिक्षक की मनोवृत्ति पर उसकी विषय वस्तु निर्धारित करती है। पाठ्यक्रम के उद्देश्य की प्राप्ति में विषय वस्तु एक साधन के रूप में कार्य करता है, अतः विषय वस्तु पाठ्यक्रम विकास का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी केंद्रित विधि है, कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि शिक्षार्थियों के केंद्रित विधि से संबंधित है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जिसमें विशिष्ट अनुभव और उदाहरणों के माध्यम से सामान्य नियम का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा छात्र अधिक सक्रिय रह करके सरल संप्रत्ययों के सहायता से नवीन ज्ञान का संचरण करते हैं। निर्देश विधि शिक्षण केंद्रित विधि है। आयोग ने इसका उत्तर भी
डी ही माना था। ठीक है, व्याख्यान विधि के बारे में आपको बता ही दिया कि इसमें टीचर लेक्चर देता है। निगमन विधि जस्ट आगमन विधि के उल्टा होता है। अगला प्रश्न है कि पारंपरिक शिक्षण है, पारंपरिक शिक्षक खेल आधारित शिक्षक होता है। क्यों? क्योंकि देखिए पहले, सबसे पहले जब एजुकेशन या शिक्षण शुरुआत रहा होगा तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि पढ़ने के बाद में व्यक्ति को कुछ महसूस ही ना हो, समझ में ही ना आए, और पढ़ाई तो पहले थी भी नहीं, तो पहले क्या था, पहले खेल रहा होगा। तो इस हिसाब से भी इसको याद रखिएगा कि खेल आधारित विधि है। अब इसका व्याख्या पढ़ लेते हैं कि छात्रों की विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करने के लिए मजेदार गतिविधियों और खेलों का उपयोग किया जाता है। किंडरगार्टन की अवधारणा के पीछे मूल उद्देश्य बच्चों के खेल खेल में पढ़ाना है। यह पारंपरिक शिक्षण विधियों में खेल आधारित शिक्षण गतिविधियों को एकीकृत करने के कई तरीके हैं। उद्देश्य जानने से शिक्षकों और छात्रों दोनों के लिए कार्य करना आसान हो जाता है। देखिए, ये कोई संदेह नहीं है इस बात में, ये पहले से पुनः स्थापित प्रक्रिया है एक तरह से कि खेल आधारित जो भी एजुकेशन होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। आप सबने पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा, ये जानते भी होंगे आप सारे शिक्षक बंधु लोग कि खेल खेल में पढ़ाने की एक योजना आई थी, खेल खेल में। तो खेल खेल का मतलब क्या है कि बच्चों को खेलते खेलते उसके दिमाग के ऊपर बहुत प्रेशर ना दिया जाए और उसको आसानी से समझा दिया जाए, इसका मतलब बहुत आसान करके। तो यही इस चीज का मतलब था। अगला प्रश्न है कि सामान्य से विशिष्ट उपागम है क्या? निगमन। निगमन सिद्धांत से सामान्य से विशिष्ट का उपागम किया जाता है। मतलब सामान्य का मतलब हुआ कि छोटे छोटे से लेकर के बड़े तक पहुंचाता है, और जस्ट इसके उल्टा होता है क्या? आगमन। ये ध्यान रखिएगा, निगमन और आगमन में यही अंतर होता है। यह सार्वभौमिक से व्यक्तिगत तथा किन्हीं आधार वाक्यों से उनकी अनिवार्य विशेषताओं के तर्क के आधार पर निकालने की एक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षक केंद्रित शिक्षण है क्या? केंद्रित शिक्षण है सत्तावादी। शिक्षक का सत्तावादी स्तर केंद्रित होता है, जबकि शिक्षण का प्रजातांत्रिक स्तर छात्र केंद्रित होता है। समझ गए आप? ये तो बहुत आसान है। छात्र माप में पहला चरण क्या है? माप में पहला चरण है कि क्या मापना है, इसका निर्णय लिया जाना। तभी करेंगे ना, क्या मापना है इसका पहले निर्णय लेंगे। माप का पहला चरण क्या मापना है इसका निर्णय करना होता है। स्मिथ स्टीवेंस ने मापन के 4 स्तर बताए थे। कौन कौन सा? नामिक मापन, क्रमिक मापक, अंतराल मापक और अनुपात मापक। इन श्रेणियों को प्रयोग शोध कार्यों में भी खूब किया जाता है, जो रिसर्च वर्क करते हैं उनमें किया जाता है। निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश सबसे कम है? परीक्षण के। ठीक है, किसी विशेष क्षेत्र में शिक्षण के पश्चात उस क्षेत्र के छात्रों की योग्यता या शक्ति प्रदर्शन के विकास की मात्रा का मापन करने की विधि को परीक्षण कहते हैं। दिए गए विगत विकल्प में विकल्प डी परीक्षण की गुंजाइश सबसे कम। परीक्षण में गुंजाइश नहीं। आकलन हो सकता है, मूल्यांकन कर सकते हैं, मापन कर सकते हैं, परीक्षण कैसे करेंगे? परीक्षण विद्यार्थी का तो नहीं ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर है, रचनात्मक मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति की निगरानी रखना। तभी कहते हैं ना कि रचनात्मक बुक से क्रिएटिविटी का आप क्या ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो उससे उसके ऊपर निगरानी रख सकेंगे। रचनात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों की प्रगति की निगरानी करना है। इसका मुख्य उद्देश्य शिक्षक और छात्र दोनों के लिए निरंतर प्रतिक्रिया प्रदान करना है, जो शिक्षण प्रक्रिया में सफलताओं और असफलताओं से संबंधित है। इसका उद्देश्य दक्षता, प्रभावशीलता और अतः परियोजना के कार्यक्रम की सफलता को बढ़ाना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सही क्रम क्या है? सही क्रम में सबसे पहले परीक्षण होता है, फिर मापन होता है, फिर आकलन होता है, फिर मूल्यांकन होता है। सही क्रम परीक्षण, मापन, आकलन, मूल्यांकन। ठीक है आंसर। परीक्षण जो शिक्षण कार्यों का आकलन और मूल्यांकन करने के लिए सबसे छोटी अवधि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह नियमित आधार पर आयोजित किया जाता है। परीक्षण समझ के आ गया। अब है मूल्यांकन। इसका उद्देश्य जो है मूल्य निर्णयन करना होता है। शैक्षणिक संदर्भ में मूल्यांकन का उद्देश्य निर्धारित पाठ्यक्रम की समाप्ति पर छात्रों की उपलब्धि को ग्रेड अथवा अंक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है। यही है मूल्यांकन। कहता है पेपर का मूल्यांकन कर दिया, उसमें ग्रेड आ गया अंक में, मतलब उसका जो पाठ्यक्रम है उसमें छात्र ने क्या सीखा, क्या पाया, उसकी उपलब्धि क्या रही, इसको ग्रेड के माध्यम से, अंक के माध्यम से देते हैं तो मूल्यांकन हो जाता है। और मापन क्या है? मापन एक तकनीक है, आकलन या मूल्यांकन का एक तकनीक है। तो फिर है कि आकलन क्या है? तो ये संपूर्ण एकेडमिक अवधि के दौरान, मतलब मान लीजिए कोई विद्यार्थी 6 से लेकर के 7 क्लास में है, छठा से 7वां में जा रहा है, तो पूरे 1 साल में उसका आकलन किया जाता है कि इसने इसमें क्या किया होगा, कैसे किया होगा, इसकी क्या प्रक्रिया रही होगी, ये आकलन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय होगा? बहुविकल्पीय, निबंध, समापन, संक्षिप्त उत्तर। इसमें तो प्रश्न चिन्ह विश्वसनीय नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, किसमें होगा? बहुविकल्पीय में होगा। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रश्न चिन्ह अधिक विश्वसनीय है। बहुविकल्पीय प्रश्न एक प्रकार की प्रश्नावली है जो कई प्रश्नों में विकल्प प्रदान करती है। अतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न या बहुविकल्पीय प्रश्न मूल्यांकन का एक रूप है, जिसमें उत्तरदाताओं की सूची के रूप में पेश किए गए विकल्पों में से केवल सही उत्तर चुनने के लिए कहा जाता है। अभी एक बार अंतर आप समझ लीजिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या अंतर होता है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो है उसमें विद्यार्थी को यह समझना होता है कि जो एग्जामिनर है
यानी कि जो परीक्षा ले रहा है हमारा, उसका माइंडसेट क्या था। जैसे मान लीजिए कोई एक प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन हैं, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, और ये परीक्षार्थी जो क्या कहते हैं एग्जामिनर है, वो क्या सोच रहा होगा, इस ऑप्शन के माध्यम से झलक जाएगा कि उसने क्या सोचा होगा इस ऑप्शन को बनाते वक्त। लेकिन अगर वो सब्जेक्टिव आंसर है, तब इसमें जो है विद्यार्थी का नियत देखा जाता है कि विद्यार्थी का क्या आकलन रहा है, विद्यार्थी इसके बारे में क्या सोच रहा है, मतलब विद्यार्थी के दिमाग को पढ़ा जाता है इसमें। यानी कि ऑब्जेक्टिव से जो एग्जामिनर है उसके दिमाग को पढ़ा जाता है, और सब्जेक्टिव से विद्यार्थी के दिमाग को पढ़ा जाता है। क्लियर है इसमें। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना ठीक है। किस प्रकार के प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है, तो ये असंरचित निबंध पर करना कठिन है। कैसे असंरचित निबंध वाले प्रश्नों को विश्वसनीयता के साथ चिन्हित करना कठिन है। असंरचित निबंध प्रश्न आमतौर पर ओपन एडेड प्रश्न होते हैं। सामान्य उदाहरण में से प्रश्न शामिल है। आप अपने आप का वर्णन कैसे करेंगे, या आपका आदर्श काम क्या है, आप अपने बारे में लिखेंगे, इसलिए असंरचित है। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्टिव तकनीक का उपयोग मूलतः क्या मापने में किया जाता है, तो इसका आंसर होगा व्यक्तित्व को मापने में किया जाता है। कैसे, पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्टिव परीक्षण व्यक्तित्व मूल्यांकन का तरीका है जिसमें परीक्षण उत्तेजनाओं या निर्देशों में कुछ हद तक अस्पष्टता विषयों के लिए उसकी व्यक्तिगत व्यक्तित्व विशेषताओं के संदर्भ में उनकी प्रतिक्रियाओं को संरचित करने का अवसर पैदा करती है। अगला प्रश्न है कि योगात्मक मूल्यांकन मूलतः प्रयोग किया जाता है। कार्यक्रम के अंत में योगात्मक मूल्यांकन किया जाता है। कैसे, योगात्मक मूल्यांकन जिसे प्राय सीखने के आकलन के रूप में जाना जाता है, सत्र के अंत में उसका आकलन करके छात्र के सीखने के स्तर को मापने, वर्गीकृत करने, प्रमाणित करने और रिपोर्ट करने के लिए संदर्भित करता है। अतः योगात्मक मूल्यांकन मूलतः कार्यक्रम के अंत में प्रयोग किया जाता है, तभी तो आप किसी की योग्यता को मापेंगे ना। आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन है ये निर्णय प्रमाणित करना है। योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य कार्य की एक विशिष्ट इकाई के अंत में प्रस्तुत विषय वस्तु की छात्रों की समझ को मापना है, और यह अवसर विषय के आधार पर ग्रेड या प्रतिशत के साथ मापा जाता है, इसलिए यह सत्रांत परीक्षा है। अतः आमतौर पर योगात्मक मूल्यांकन निर्णय प्रमाणित करता है। अगला प्रश्न है कि सारांशित मूल्यांकन यानी कि सुमेटिव इवैल्यूएशन के कौन सा उपकरण अक्सर उपयोग किए जाते हैं, तो इसमें परीक्षण हमेशा उपयोग किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन के लिए सामान्य डेटा स्रोत है सर्वेक्षण, परीक्षण या मूल्यांकन, वित्तीय संकेतक और फोकस समूह या साक्षात्कार। अगला प्रश्न है कि एक कक्ष अंतराल यानी कि क्लास इंटरवल में प्राप्त अंकों की संख्या क्या होगी, आवृत्तियां कहलाती है। एक कक्ष या वर्ग इसके अंतराल में प्राप्त अंकों की संख्या उस वर्ग या कक्ष अंतराल की प्रवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, रेंज कहा जाता है। जैसे आप कपड़े की दुकान पर जाते हैं कभी, या किसी सामान को खरीदने जाते हैं, तो नहीं कहते हैं क्या भाई, पूछता कितने का कपड़ा चाहिए, किस रेंज का चाहिए, तो आप कहते हैं 700 से लेकर के 1500 के बीच का बताइए, तो यही रेंज है, इसमें क्या पढ़ाना है। अगला प्रश्न है कि निबंध प्रकार के प्रश्नों का मुख्य लाभ क्या है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का है कि वे जटिल सीखने के परिणामों को माप सकते हैं जिन्हें अन्य प्रकार के प्रश्नों से नहीं मापा जा सकता है। निबंध लिखने का एक अपना ही अलग सुख है। क्यों, क्योंकि निबंध प्रकार के प्रश्नों को दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में भी जाना जाता है, जो कि प्रक्रियात्मक संग्रह तकनीक की विविधताओं में से एक है। निबंध प्रकार के प्रश्नों का उपयोग अधिगम के परिणामों के मापने के लिए किया जाता है, जो कि निम्न प्रकार है। पहला क्या है, सरल के बजाय जटिल समझ और चिंतन की आवश्यकता है। निबंध प्रकार के प्रश्नों में निम्नलिखित लाभ है। कौन सा, जटिल सीखने के परिणामों के मापन जिसे अन्य प्रकार के परिणाम या प्रश्नों में नहीं मापा जा सकता है। दूसरा, चिंतन और समस्याओं को हल करने के कौशल का एकीकरण, गैर अनुप्रयोग करना। तीसरा, शिक्षार्थी के लेखन कौशल का मूल्यांकन। और चौथा, अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना। अगला प्रश्न है कि सबसे व्यापक रूप से लागू परीक्षण आइटम कौन सा है, तो इसमें MCQ ये जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये सबसे अधिक परीक्षण होता है। मैंने आपको कहा था ना कि ऑब्जेक्टिव में सामने वाले का दिमाग पढ़ा जाता है, मतलब एग्जाम को जिसने सेट किया है, क्वेश्चन पेपर को जिसने सेट किया है, वो किस निर्णय विधि के तहत सोच रहा था, कैसे सोच रहा था, उसके बारे में पढ़ा जाता है। लेकिन जो सब्जेक्टिव है उसमें जो परीक्षार्थी है उसके बारे में समझा जाता है। बस इतना सा याद रखेंगे, आपके बड़े सारे प्रश्न बन जाएंगे। आधुनिक बुद्धि परीक्षणों के संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक अल्फ्रेड बिनेट थे। अल्फ्रेड बिनेट जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। भारत में जिस समय 1857 की क्रांति हो रही थी, अल्फ्रेड बिने उसी समय फ्रांस में पैदा हो रहे थे। खैर, ये वहां पैदा हो गए, और इनको वहां लोग प्रयोगात्मक IQ टेस्ट के नाम के लिए बहुत मशहूरता के साथ में जाना जाता है। हुआ यूं कि 1904 ईस्वी में वहां के शिक्षा मंत्री, फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने अल्फ्रेड बिनेट से बोला कि बिनेट साहब एक काम करिए, आप एक ऐसी प्रणाली विकसित करिए जिसमें वहां के छात्रों को, कौन से छात्र कक्षा में पाठ याद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं,
और उनको क्या सहायता दी जा सकती है, तो इस पर एक शोध करिए, एक रिसर्च बनाइए, एक मैकेनिज्म डेवलप करिए। तो अल्फ्रेड अल्फ्रेड बीनर के जो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, उनका नाम था थियोडर साइमन, और उनके साथ मिलकर के उन्होंने एक टेस्ट डेवलप किया। उसके दो संस्करण, एक जो 1908 में और एक दूसरा 1911 इसमें प्रकाशित हुआ। दुख की बात यह है कि उनके मरने के कुछ एक दिन पहले ही वो प्रकाशित हुआ, फिर वो मर गए। तो उन्होंने यही आईक्यू टेस्ट बनाया था, जो कि बहुत जबरदस्त है, और ये दुनिया के अभी भी अलग अलग हिस्सों में खूब मशहूरियत के साथ में जाना और पढ़ाया जाता है। तो आप भी इन चीजों को याद रखिएगा। आइए, इस पेपर में कुछ जैसे क्वेश्चन आंसर भी है, तो इनको भी देखते चले साथ में। गोवा को अल्बुकर्क ने निम्नलिखित में से किस राज्य के शासक से छीन लिया था? तो ये बीजापुर के शासक था, उसी से अल्बुकर्क ने छीन लिया था। उन दिनों बीजापुर का जो शासक था वो आदिल शाह, उसको युद्ध में हराया और उसी से गोवा को छीन लिया था। और इसी अल्बुकर्क ने भारत में, अल्बुकर्क का पूरा नाम जान लिया, अल्फांसो डी अल्बुकर्क था। इसी अल्बुकर्क ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किया था। मतलब अगर समुद्र में कोई भी व्यक्ति जहाज लेकर के जाएगा तो उसको नजराना देना पड़ेगा, उसको टोकन लेना पड़ेगा। इनफैक्ट अकबर भी ऐसा काम करता था। 1510 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने ये सब खेल खेला था। बाराचुकी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के मांड्या जिले में स्थित है। यह प्रसिद्ध शिवाना समुद्र जलप्रपात का एक हिस्सा है, जो कि कर्नाटक राज्य के लोकप्रिय पर्यटन केंद्रों में से एक आता है। और बाराचुकी जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। यह लगभग 69 किलोमीटर ऊंचा है, सॉरी 69 मीटर ऊंचा है, किलोमीटर नहीं ऊंचा। ब्राउन एटीएम यानी कि स्वचालित टेलर मशीन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कि बैंक द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंक के तहत नामित एटीएम, लेकिन एटीएम मशीन बैंक में स्वामित्व में नहीं है। मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि आजकल जो देखते होंगे ना कि किसी भी बैंक का एटीएम तो होता ही होती है, कुछ ऐसे भी एटीएम्स होते हैं जो किसी बैंक के नहीं होते हैं, तो वही है ब्राउन एटीएम्स होते हैं। ठीक है, ब्राउन एटीएम के संदर्भ में बैंकों द्वारा आउटसोर्स की गई एटीएम सेवा एक ब्रांड प्रायोजक बैंकों के तहत नामित एटीएम होती है, लेकिन यह एटीएम मशीन बैंक के स्वामित्व में नहीं होता, ये किसी और चीज में होता है, आउटसोर्सिंग करके रखते हैं वो। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों में नमक बनाने के अलावा किस कर का विरोध किया था? तो ये चौकीदारी कर का विरोध किया था। ये लोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान में कुछ खास हिस्सों में, जैसे मुंगेर उंगेर साइड में इसका विरोध किया जाता था। चौकीदारों से टैक्स लिया जाने लगा था, उसी के खिलाफ में वो किया जाए, नहीं कि भैया नहीं करना है, कि गांव के लोगों पर लगाया जाता था। भारतीय गांव में पुलिस व्यवस्था के तहत ऐसी कोई सिस्टम थी नहीं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर धनु यात्रा उत्सव का आयोजन करता है? तो यानी ये तो तय कि भारत का ही मामला है ये। अब आपको देखना है कि ओपन एयर थिएटर कहाँ हो सकता है। तो भारत में सबसे बड़ा जो मतलब ये जो है धनु यात्रा उत्सव होता है, ये होता है उड़ीसा में। हाँ, यही उड़ीसा में है। यह उत्सव भगवान कृष्ण और उसके मामा कंस की पौराणिक कथाओं पर आधारित उत्सव होता है। मामा कंस द्वारा आयोजित धनु उत्सव देखने के लिए कृष्ण और बलराम के मथुरा आगमन का प्रतीक है। भारत के केंद्रीय सांस्कृतिक विभाग द्वारा इसे 2014 में राष्ट्रीय उत्सव का दर्जा दे दिया गया है। अगला प्रश्न, वायुमंडल में इनमें से कौन सा परत ओजोन परत से बनी है जो पराबैंगनी आकाश में अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? जानते हैं, स्ट्रेटोस्फियर, जिन्हें समताप मंडल कहते हैं। और वायुमंडल में 5 लेयर बनी हुई है। सबसे नीचे वाले मंडल को कहते हैं क्षोभ मंडल, फिर संताप मंडल, फिर ओजोन मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बाह्य मंडल। 1 2 3 4 5 क्षोभ मंडल और संताप मंडल। क्षोभ मंडल धरातल से 0 से 12 किलोमीटर या कहीं कहीं 10 किलोमीटर होती है। संताप मंडल 12 से 32 किलोमीटर तक होती है, और इसी में ओजोन होता है। ओजोन मंडल में ओजोन नहीं होता, ध्यान रखिएगा, इसमें ओजोन होता है। मौसम संबंधी घटनाएं सारा इसके नीचे ही होती है, इसमें नहीं होती। हवाई जहाज इसी में चलता है, तो यही उसका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक अधात्विक खनिज है? तो अधात्विक खनिज कौन है? अधातु, कोयला अधातु है, सिलिका अधातु है, क्ले अधातु है और सीमेंट अधातु है। बाकी सारे धात्विक खनिज है, इसलिए इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में आदर्श रूप में वन भूमि का अनुमानित प्रतिशत कितना होना चाहिए? अनुमानित प्रतिशत 33 होना चाहिए, लेकिन है नहीं। जो नेशनल फॉरेस्ट रिपोर्ट आया है उसमें 22.5% के आसपास ही ऐसा माना जाता है, जबकि होना 33% चाहिए। जबकि कुछ राज्यों में है, कुछ राज्यों में तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों में है, वो अचीव कर लिया गया है। देखिए, 24.62% भूमि को कवर करता है वर्तमान में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में आपस में जुड़ी हुई श्रृंखलाओं को एक विस्तृत संख्या एक साथ मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। एक खाद्य जाल का निर्माण कैसे होता है? वैसे होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक पौधा है, तो हो सकता है उस पौधे को कोई चिड़िया खाए, कोई खरगोश खाए, कोई टिड्डा खाए, कोई बकरी खाए, या कोई मनुष्य भी खाए उस पौधे को, ये भी हो सकता है। तो खाद्य जाल का निर्माण करता है, ये खाद्य जाल। कार्य निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विश्व के में व्यावसायिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? तो तेल है, दुनिया में सबसे अधिक तेल का खपत किया जाता है। देख लीजिए, एक लिस्ट दिया हुआ है, क्या है? खनिज तेल 39% खर्च करता है, कोयला 28%, गैस 22%, पनबिजली 6%, परमाणु ऊर्जा 4.5%, 4.4%, वायु ऊर्जा 0.22% और बायोमास या भूतापीय ऊर्जा 0.4%। हमें इन तीनों पर सबसे ज्यादा फोकस करना है, इन तीनों को, ऊपर वाले तीनों को खत्म करना है, ये ध्यान रखिएगा।
मतलब इनफैक्ट 3 क्या 4 नीचे वाले पनबिजली पर, परमाणु ऊर्जा पर, वायु ऊर्जा पर और बायोमास भूतापीय ऊर्जा पर ये करना है। जब तक हम इस पर डेवलप नहीं होंगे हम प्रकृति को स्वच्छ नहीं बना सकते हैं। अगला प्रश्न है कि परिवार के 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है, लेकिन उनमें से 6 की औसत आयु 74 वर्ष है। 74 वर्ष 6 महीना है। परिवार के 7वें सदस्यों की आयु क्या है? बिल्कुल आसान है, इसको इसमें गुना कर दीजिए, इसको इसमें गुना कर दीजिए, उसमें से इसको घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा। यानी कि 7 सदस्यों की औसत आयु 75 वर्ष है और 6 सदस्यों की औसत आयु 74 वर्ष 6 महीने यानी कि 74.5 साल है। तो अब कह रहा है 7 सदस्यों की कुल आयु, औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक का इतना इतना है, तो 7 का अगर गुना करेंगे 75 में तो आ जाएगा कितना 525 वर्ष। और कह रहा है 6 का औसत आयु इतना 74.5 साल है, तो 6 में अगर 74.5 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 447 वर्ष। अब एक का निकालना है, यानी कि 7 वाले में से 6 को घटा दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा 78 वर्ष। सिंपल सा सवाल है, एकदम 2 कौड़ी का सवाल है, बना लेंगे आराम से। करिए यदि मूल राशि 5,000 रुपया और 4 वर्षों के लिए दर 2% है तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करिए। देखिए साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, हर साल बराबर होता है। तो कर रेट कितना है 2% है, तो 1 साल का 2% है तो अगले साल का भी 2% होगा, उसके अगले साल का भी, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इसमें 2% है, इसमें भी 2% है, इसमें भी 2% है, इसमें भी 2% है, तो ये चारों मिलकर कितना हो गया 8% है। कुछ नहीं करना है, इस 5,000 का सीधे 8% निकाल दीजिए, 4,000 रुपया हो जाएगा, आंसर हो गया, क्लियर। वरना अगर फॉर्मूला याद हो तो वो लिख लीजिए। कह रहा है 0.75 का अवशिष्ट अंश क्या है? कुछ नहीं, फ्रैक्शन तोड़ना है। 0.75 है, बटे में है, दशमलव हटा के 100 कर दीजिए, दशमलव का 1 हो गया, इसके बाद 2 अंक है तो 2 जीरो हो गया, 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3/4 आंसर हो गया इसका। अगला प्रश्न है कि दो संख्याओं का सबसे बड़ा सामान्य भाजक 8 है जबकि उसका सबसे छोटा सामान्य गुणज 144 है। यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करिए। यानी कह रहा है सामान्य भाजक 8 है, मतलब ये HCF है, यानी कि महत्तम समावर्त उसका 8 है, और उसका सामान्य गुणज 144 यानी LCM यानी कि लघुत्तम समावर्त जो है वो उसका 144 है। अब पहली संख्या भी दे रखा है 16, तो कह रहा है दूसरी संख्या ज्ञात करिए। तो पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ये इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, आगे सभी के काम आएगा। तो 16 गुना दूसरी संख्या बराबर 8 गुना 144, दूसरी संख्या निकालना है तो 8 गुना 144 के बटे में ये 16 चला गया, यानी कि इसको कटाएंगे पिटाएंगे 72 आंसर हो जाएगा। यदि इमारत की ऊंचाई और इमारत के पैर के एक बिंदु तक की दूरी 20% बढ़ जाती है तो इमारत के शीर्ष पर ऊंचाई का कोण, स्वाभाविक सी बात है, अगर उसकी दूरी बढ़ेगी या घटेगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उसके इस एंगल पर, बढ़ाइए चाहे घटाइए, कितना बढ़ाइएगा घटाइएगा एंगल वही रहेगा, ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि नहीं बदलेगा। कर ऑडोमीटर माइलेज के लिए होता है जैसा कि कंपास के लिए होता है, कंपास दिशा बताता है, ऑडोमीटर दूरी बताता है, उसकी वो बताता है। गाड़ी के अगले पहिए में ऑडोमीटर लगा होता है, किसी भी गाड़ी के, मोटरसाइकिल के भी। 4 संख्या दी गई है, उनमें से 3 किसी तरह से समान है जबकि एक भिन्न है, असंगत का चयन करिए। इसमें असंगत एक है 91, कैसे 91 है? इसलिए 91 अलग है क्योंकि ये भाज्य संख्या, इसमें भाग लग जाएगा, बाकी इसमें भाग नहीं लगेगा। कह रहा इन श्रृंखला को देखिए 2 1 1 बटा 2, कह रहा अगला कौन सा नंबर आएगा? कुछ नहीं करना है, एकदम सिंपल सा सवाल है ये, इसमें कुछ नहीं करना है, ये सारे प्रश्नों में, यानी कि ये 2 है 1 है 1/2 है 1/4 है। कह रहा बताइए अगला क्या आना चाहिए? कुछ नहीं करना है, सब में 1/2 से गुना करिएगा, निकल करके आ जाएगा। 2 में 1/2 से गुना करिएगा, ठीक है, फिर इसमें 1/2 से गुना करिएगा, सब में कैसे करिएगा ना, 2 में 1, तो उसका अगला प्रश्न निकल के आ जाएगा। जैसे 2 में हमने 1/2 से गुना किया, 2 से 2 कट के कितना आया 1, अगला संख्या 1 आ गया था। फिर अब 1 में 1/2 से गुना करिए तो ये आ जाएगा कितना निकल के 1/2, फिर 1/2, तो ऐसे करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना 1/8 आंसर हो जाएगा इसमें। कह रहा है कि निश्चित कोड भाषा में कंप्यूटर को ये लिखते हैं, उसी कोड भाषा में मेडिसिन कैसे लिखा जाता है? ठीक वैसे ही चेंज हो रहा है, जैसे ऊपर है वैसे ही चेंज हो रहा है, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए ये हो रहा है, अंक पलट रहे हैं। इसमें 2 संख्या नहीं बदल रही है, एक कौन सी नहीं बदल रहा है, एक आर नहीं बदल रहा, बाकी सब एक एक अंक आगे बढ़ जा रहा है, तो ये चेंज हो रहा है। अगला प्रश्न अंतिम प्रश्न भी है इसमें। एक लड़के की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। यह मतलब एक तस्वीर है, अच्छा इसमें ध्यान रखिएगा, गोला में महिलाओं को रखा जाता है और त्रिभुज में पुरुषों को रखा जाता है। तो कह रहा है कि अब जैसे इस हिसाब सवाल को बनाते लिखने पढ़ने से ज्यादा ध्यान है कि आप अपने आप को एज्यूम करिएगा, एक तरह से अपने मन में एक संरचना बना लीजिएगा। कैसे? कह रहा है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुरेश ने कहा कि वह लड़का मेरी माँ के इकलौते बेटे का बेटा है। तो मेरी माँ का इकलौता बेटा तो मैं ही हूँ, और मेरे इकलौता बेटा अगर मैं हूँ तो मेरा बेटा है, यानी मेरा बेटा है, तो क्या हुआ वो मेरा बेटा, यानी कि मैं उसका कौन हूँ? बाप हूँ। सिंपल सी बात है, इसमें से एक सिंपल आंसर आ जाएगा, नहीं उसका पिता है। आइए अब दूसरे पेपर को देखते हैं, बिहार स्टेट वाला। ये 15/9 को हुआ था, सेकंड फर्स्ट में, शिफ्ट फर्स्ट में हुआ था। इसके बारे में पढ़ते हैं कि अधिगम प्राकृतिक क्रिया है। क्या इसके लिए जीवित प्राणियों के लिए अधिगम एक प्राकृतिक क्रिया है। अधिगम एक सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है।
जिसमें व्यक्ति अपने अनुभवों को सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अतः अधिगम एक प्राकृतिक क्रिया है जो जीवित प्राणियों में होती है। अधिगम का मतलब टीचिंग की लैंग्वेज में सीखना कहते हैं, लर्निंग को अधिगम कहते हैं। जैसे लर्निंग को हिंदी में सीखना कहते हैं ना, तो ऐसे टीचिंग की दुनिया में, शिक्षण कला के क्षेत्र में टीचिंग को अधिगम कहा जाता है। तो जिंदगी भर नहीं कहता इंसान का जिंदगी भर सीखने का काम है, तो जिंदगी भर इंसान सीखता रहता है, वही है। अधिगम प्रक्रिया का प्रक्रिया का अतः क्रिया घटक है। क्या सभी है? उच्च स्तर का सोच, ध्यान, स्मृति और भी कुछ इसमें शामिल करते हैं, सारा का सारा अधिगम में आ गया। जिंदगी में हर जगह आदमी सीखता ही है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? सूचना। किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करिए, वो संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है, पढ़ भी लेते हैं इसको। संज्ञानात्मक विकास के अध्ययन में बच्चों द्वारा सूचना प्रसंस्करण, भाषा सीखना और मस्तिष्क के विकास के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। संज्ञानात्मक शिक्षण का प्रथम चरण सूचना से है, इसीलिए संज्ञानात्मक शिक्षण की प्रक्रिया में सूचना का अधिग्रहण प्रथम चरण होता है। किसी भी व्यक्ति की कॉग्निटिव लर्निंग में या उसके शिक्षण में, पूरे शिक्षण की बात मैं कर रहा हूँ, चाहे वो कोई भी शिक्षण हो, उसमें इंफॉर्मेशन सबसे महत्वपूर्ण भाग निभाता है। करे अनुदेशात्मक शिक्षण है। अनुदेशात्मक शिक्षक ये सारे के सारे हो सकते हैं, विशिष्ट, क्रिया केंद्रित, मापन योग, ये सभी। इसका आंसर होगा डी, ये सभी। आइए थोड़ा इसका डिस्कशन पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि अनुदेशात्मक उद्देश्यों को इस प्रकार लिखना महत्वपूर्ण है ताकि शिक्षार्थियों की प्रगति को प्रभावी ढंग से मापा जा सके और शिक्षण की अनुकूलित किया जा सके। विशिष्ट उद्देश्य में शिक्षार्थी को क्या सीखना है, मापन योग्य उद्देश्य में शिक्षार्थी की प्रगति को कैसे मापा जा सके, क्रिया केंद्रित उद्देश्य बताता है शिक्षार्थी क्या करेगा। अतः तीनों विकल्प अनुदेशात्मक उद्देश्य में शामिल किए गए हैं। ब्लूम का वर्गीकरण का शुरुआत हुआ था, कहाँ से शुरुआत हुआ था? ये शिकागो विश्वविद्यालय में थे, तो वहीं से इसकी शुरुआत किए थे। ठीक है, ब्लूम वर्गीकरण, जिसमें ब्लूम टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत शिकागो विश्वविद्यालय से हुई थी। इसका निर्माण महान शिक्षा वैज्ञानिक डॉक्टर बेंजामिन ब्लूम ने किया था और यह 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। शिक्षक की आधुनिक विधि की विशेषता है क्या? क्रिया केंद्रित, समकक्ष सहयोग, अन्योन्य क्रिया, ये सारे के सारे हैं। देखिए, जितना लेटेस्ट होगा ना उसमें सबको शामिल किया जाएगा। सिंपल सी बात यहीं से याद रखिए, सबको शामिल करना एक तरह से उसकी नई विधि मानी जाएगी। आगमन विधि प्रोत्साहित करता है। आगमन विधि किसको प्रोत्साहित करता है? छात्र की भागीदारी को, रुचि बढ़ाता है, उसमें करके सीखो, ये कार्यक्रम होता है, तो इसलिए सबकी भागीदारी इसमें होता है। इसमें व्यक्ति एक तरह से खोज को प्रोत्साहित करता है और चिंतन को उत्तेजित करती है, इसलिए यह विधि छात्र भागीदारी, रुचि और करके सीखो की अवधारणा को बढ़ावा देती है। मतलब व्यक्ति एक तरह से लालायित हो जाता है कि इसको सीखें, कैसे सीखें बेहतर तरीके से। रोल प्ले विधि की कमजोरी क्या है? इसमें ध्यान केंद्रण का अभाव होता है, क्योंकि ध्यान केंद्रण इसमें इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि इसमें विभिन्न प्रकार के अधिगमों को बढ़ावा देने की कक्षाओं में लिया गया है, होता है, एक उपक्रम होता है। वहां पर व्यक्ति एक ही कैरेक्टर को प्ले करने में रह जाता है, वो सबसे नहीं सीख पाता, वो एक ही कैरेक्टर से सीखने में रह जाता है, इसीलिए वो सबके बारे में नहीं सीख सकता है। हर कोई पंकज त्रिपाठी नहीं बन सकता, हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता, वो एक ही बन सकता है क्योंकि वो ध्यान केंद्रित करके बैठा हुआ है। ध्यान योजना निर्धारण करता है क्या? अधिगम उद्देश्य को निर्धारण करता है। पाठ योजना मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य के निर्धारण करता है। इसमें शिक्षण की विधियों और उद्देश्यों को निश्चित किया जाता है जिसमें छात्र उस पाठ को अच्छी तरह समझ सके। पाठ योजना में शिक्षण सहायक सामग्री, प्रश्न विधि, समय सीमा और गृह कार्य आदि का विवरण होता है। अगला प्रश्न है कि 5E मॉडल विकसित हुआ था। पहले तो ये समझिए कि 5E क्या है। 5E में पहला होता है इंगेज, दूसरा होता है एक्सप्लोर, उसके बाद तीसरा होता है एक्सप्लेन, उसके बाद चौथा होता है इलेबरेट, उसके बाद पांचवा होता है इवेलुएट। ठीक है, तो ये है 5E मॉडल, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इंगेज, एक्सप्लेन, एक्सप्लोर, इवेलुएट, एलिबरेट, ये सब मिलकर के 5E मॉडल बनता है। अब ये सवाल है कि ये 5E मॉडल दिया किसने था? उनका नाम रोजर बेबी था और रोजर बेबी ने इस 5E मॉडल का वो किया था, मतलब दिया था। अब एक बार और यही समझ लीजिए, क्योंकि ये बार बार सीटेट में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि 5E मॉडल जो है वो क्रम क्या है उसका। तो दो चीजें हमेशा याद रखिएगा कि इंगेज सबसे पहला क्रम है और इवेलुएट जो है वो सबसे आखिरी क्रम है, मतलब पांचवा क्रम है। कैसे? अब इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे मान लीजिए आप जिंदगी में कभी किसी को देखते हैं तो सबसे पहले आप उसके साथ इंगेज लिखते हैं। जैसे शादी होती है तो लिखता है ना अपने फेसबुक के स्टेटस पर कि इंगेज्ड, तो आप पहले इंगेज होंगे और अंत में क्या होता है? निष्कर्ष यानी इवेल्युएशन, तो इवेल्युएट होता है, याद रखिएगा। बाद में जब इसको पढ़ाएंगे अलग से ना तो बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे, बहुत इंटरेस्टेड मॉडल है ये, आपको बड़ा मजा आएगा। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी कि माइक्रो टीचिंग का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि शिक्षकों में शिक्षण कौशल को विकसित करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है।
आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसका पढ़ लेता हूँ ऊपर से कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य शिक्षकों में शिक्षण कौशल का विकास करना है। इसका आधार मनोविज्ञान के अधिगम के नियम और शैक्षिक समाजशास्त्र का व्यवहारिक पक्ष है। शिक्षक उम्मीदवार प्रत्येक शिक्षक कौशल के छोटे भागों में तोड़ कर और भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अराजक वातावरण का सामना किए बिना सीखने का प्रयास करता है। यही है सूक्ष्म शिक्षण। अगला है कि अनुदेश प्रदान किया जाता है कक्षा के अंदर। अनुदेशन कक्षा के अंदर प्रदान किया जाता है। अनुदेशन का अर्थ कक्षीय स्थिति में किसी प्रकार का सचेष्ट ज्ञान प्रदान करना है। यह शिक्षण की पारंपरिक अवधारणा है। इसमें एक अल्पज्ञ अपने से अधिक ज्ञान रखने वाले से सूचनाओं को प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है कि अंतःक्रिया विश्लेषण में की प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? एक अंकन प्रक्रिया है, दूसरा अंकन यथापन प्रक्रिया है। अंकन क्रिया संश्लेषण विश्लेषण विधि है। इसका उद्देश्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को विश्लेषित और सुधारने के लिए किया जाता है। इसके मुख्य बिंदु कुछ हैं, इनको देख लीजिए। कह रहे कि अंकन प्रक्रिया में शिक्षण और छात्रों के बीच होने वाले शाब्दिक और अशाब्दिक व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है। दूसरा, अंकन अर्थापन प्रक्रिया में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विश्लेषण और मूल्यांकन किया जाता है। अतः अंतःक्रिया विश्लेषण की प्रक्रिया में अंकन प्रक्रिया और अंकन या अर्थापन प्रक्रिया दोनों शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है कि कक्षा स्थापित करना उदाहरण है किसका? कक्षा प्रबंधन का, उसका मतलब उसका उदाहरण है कक्षा स्थापित करना। सबसे पहले कक्षा का प्रबंधन आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, समावेशी विकास में शिक्षक को चाहिए क्या? चाहिए सभी संस्कृतियों को सम्मान और महत्व दे, तभी वो इंक्लूसिव डेवलपमेंट कर सकता है, मतलब वो समावेशी कक्षा का विकास कर सकता है। समावेशी का सम आवेशी मतलब सारे लोग उसमें से निहित हो। समावेशी कक्षा में शिक्षक को सभी संस्कृतियों का सम्मान आदर करना और महत्व देना आना चाहिए और वो सिखाना भी चाहिए। इसमें शिक्षक छात्रों के सांस्कृतिक अंतर की अपेक्षा नहीं करता, उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे समझने और स्वीकार करने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षक को संस्कृति से संबंधित छात्रों को बढ़ावा देने के बजाय सभी छात्रों को समान रूप से प्रोत्साहित और सम्मानित करना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप भोजपुरी भाषी हैं तो आपको कजरी अच्छा लग रहा है और आपको कुचिपुड़ी बुरा लग रहा है, ये नहीं। अगर आपने भोजपुरी है और कजरी सम्मानित है, आप में कजरी को आप मतलब कजरी तक नाच की पद्धति, अगर आप उसकी इज्जत दे रहे हैं तो आपको कुचिपुड़ी भी इज्जत देनी चाहिए। अगर आप भोजपुरी भाषा को अगर सम्मान दे रहे हैं तो आपको तमिल को भी सम्मान देना चाहिए, आपको उर्दू को भी सम्मान देना चाहिए। ये समावेशी होती है। अगला प्रश्न कि पाठ्य पुस्तकों का मूल्यांकन निर्भर करता है हर विधि से, यानी कि शिक्षा का उद्देश्य विषय वस्तु रचना की प्रस्तुतिकरण, अभिविन्यास और रचना सब कुछ उसमें देखा जाता है। पाठ्य पुस्तक का मूल्यांकन तभी किया जाता है उसमें सारी चीजों को उसमें उसका मतलब निहित हो, उसमें विकल्प उसके उत्तर उसमें निहित हो, तभी माने जाएंगे। पुस्तकालय का उद्देश्य क्या होता है? पुस्तकालय का उद्देश्य होता है ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए, उसमें लोग पढ़ने जाते हैं। पुस्तकालय का उद्देश्य ज्ञान और सूचना प्रदान करने के लिए होता है। पुस्तकालय विभिन्न प्रकार के स्रोत, सेवाओं और गतिविधियों का संग्रह करता है जो पाठकों को अपनी रुचि, अध्ययन, शोध और मनोरंजन के लिए उपयोगी होता है। कुछ पुस्तकालय खेलने के लिए पाठकों की सामग्री भी उपलब्ध कराती है। देखिए, पुस्तकालय के बारे में पश्चिम के एक दार्शनिक ने कहा था कि मैं पढ़ पाया क्योंकि मैं पुस्तकालय जा पाया। उसने फिर कहा कि मैं पढ़ पाया क्योंकि मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो ध्यान रखना है, पुस्तकालय जो है ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। और अगला प्रश्न कि प्रभावी शिक्षक है। प्रभावी शिक्षक कौन होता है? कि जो कक्षा पर नियंत्रित करता है? नहीं। कुछ ऐसे टीचर होते होंगे आपके जमाने में, आपने देखा होगा कि बहुत खड़ूस रहते होंगे, बच्चों को बहुत मारते रहे होंगे, वो अच्छे टीचर नहीं होते हैं। जो सीमित अवधि में जानकारी प्रदान कर सकता है, नहीं, वो भी अच्छे टीचर नहीं होते हैं। जो सीमित अवधि में जाके जानकारी प्रदान करे उसके बाद में कुछ नहीं हो, वो नहीं। प्रभावी शिक्षक वो होता है जो शिक्षकों को, जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करता है। वो उसको इतना मतलब एक तरह से अंदर से पैदा कर देता है, भूख पैदा कर देता है कि बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको पुस्तक वाली घटना बताई कि वो पुस्तक ऐसी ऐसी है तो आपको लगेगा कि हाँ यार उसको पढ़ना चाहिए। इसलिए प्रभावी शिक्षक वही होता है जो उसमें ज्ञानात्मक, कौशलात्मक और मूल्यात्मक शिक्षण प्रदान करता है। अगला प्रश्न कि एक व्यक्ति पेशे के रूप में शिक्षा का आनंद ले सकता है जब वह छात्रों में सम्मान पाता है। शिक्षक नौकरी दुनिया की एक ऐसी नौकरी होती है जो पैसे के लिए नहीं की जाती और सम्मान के लिए की जाती है, और सम्मान बहुत है शिक्षक की नौकरी में, सम्मान बहुत है। तो शिक्षक को वेतन मिले या ना मिले वो उतना महत्व नहीं है जितना महत्व उसको इज्जत है। और आज के दिन में भी बिहार जैसे और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कम से कम शिक्षक की तो बहुत इज्जत है। और कहा भी गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े काकू लागू पाए, आपने पढ़ा भी है। अगला प्रश्न है कि उत्तम शिक्षक को न्यूनतम ढंग से किस स्तर तक शिक्षण करना चाहिए? तो अवबोध स्तर तक उसको शिक्षण करना चाहिए। अवबोध स्तर वह स्तर है जहाँ छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम होता है। यदि छात्र नई जानकारी को समझने में सक्षम नहीं है तो वह उसे याद नहीं रख पाएगा और उसका मूल्यांकन भी नहीं कर पाएगा। इसीलिए अवबोध स्तर पर शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण स्तर है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया है क्या? यह मात्रात्मक प्रक्रिया भी है और गुणात्मक प्रक्रिया भी है। मतलब मात्रात्मक क्वालिटेटिव और गुणात्मक मतलब क्वांटिटेटिव, दोनों ही प्रक्रिया है मूल्यांकन की।
अगला प्रश्न है कि शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग है। शिक्षा में मूल्यांकन का जो त्रिकोण भाग है वो 3 चीजों से मिलकर के बना है। कौन कौन? एक तो शैक्षणिक उद्देश्य, दूसरा अधिगम अनुभव और तीसरा मूल्यांकन। ये उसका त्रिकोण अनुभव यानी कि अधिगम अनुभव त्रिकोण का भाग है। शिक्षण अनुभव नहीं है उसमें, अभिभावक अनुभव नहीं है और शिक्षक अनुभव ये भी नहीं है। शैक्षिक अनुभव होता है। शिक्षक अनुभव को बजाय शैक्षिक अनुभव होता तो होता। तो विस्तार से पढ़ लेते हैं इसको कि अधिगम अनुभव वह प्रक्रिया जिसमें छात्र सीखते हैं या मूल्यांकन प्रक्रिया का आधार है। मूल्यांकन का उद्देश्य वह निर्धारित करना है कि छात्रों ने शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक सीखने का अनुभव प्राप्त किया है या नहीं किया है। अतः शिक्षा में मूल्यांकन के त्रिकोण का भाग अधिगम अनुभव है। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन भूमिका अदा करता है किस चीज का? ये सब में भूमिका अदा करता है, शिक्षण में, परीक्षण में, पाठ्यक्रम में, तीनों में ही मतलब भूमिका अदा करता है। पाठ्यक्रम का सिद्धांत आधारित है, किस आधारित है? सब पर, विषय वस्तु, छात्र गतिविधि, ये सब पर पाठ्यक्रम पाठ्य चर्चा का सिद्धांत आधारित होता है। कैसे पढ़ लेते हैं? पाठ्यक्रम का सिद्धांत तीन वस्तु गतिविधियों और छात्रों के सिद्धांत पर आधारित होता है। कौन? विषय वस्तु। विषय वस्तु निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम में कौन सी विषय वस्तु शामिल की जाए ताकि छात्रों को ज्ञान और कौशल प्राप्त हो सके। दूसरा गतिविधि, यह सिद्धांत निर्धारित करता है कि पाठ्यक्रम में कौन सी गतिविधि शामिल की जाए जिसमें छात्र सीखे और उसके लिए प्रेरणा मिल सके। और छात्र, यह सिद्धांत के अनुसार छात्र की आयु, रुचि, क्षमता, इन सारी आवश्यक चीजों के अनुरूप होनी चाहिए। अगला है कि शिक्षा बिन बोझ किसके द्वारा दिया गया है? शिक्षा बिन बोझ प्रोफेसर यशपाल के द्वारा लिखा गया है। ये 1992-93 ईस्वी में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग बनी थी, उसके लिए उन्होंने एक रिपोर्ट लिखी थी। उसी रिपोर्ट में इस बात की चर्चा की गई थी कि शिक्षा जो है वो बिन ज्ञान बोझ है। बच्चों का समाजीकरण शुरू होता है परिवार से होता है। परिवार में ही वो देखता है कि परिवार में स्थिति कैसी है, नाना नानी, मामा मामी, दादा दादी, भाई बहन इत्यादि सब सदस्य होते हैं और वहीं से वो समाजीकरण की भूमिका समझना शुरू कर देता है, परिवार से ही। प्रक्रिया जो बच्चों को सामाजिक रूप से अनुकूल बनाता है उसको हम समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण से ही वो समाज के अनुकूल बनेगा, समाज में देखेगा कैसे क्या कौन कर रहा है, इसी के हिसाब से आगे बढ़ेगा। अच्छे छात्र वो होते हैं जो हमेशा सीखना चाहते हैं बल्कि परिणाम लाते हैं वो अच्छा नहीं होते हैं। जो हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होते हैं वो अच्छा नहीं होते हैं। हमेशा आत्मविश्वास से युक्त होना भी बुराई है और उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो है ही हुए नहीं। यानी कि जो हमेशा सीखना चाहते हैं, जो लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, वो सबसे अच्छे विद्यार्थी माने जाते हैं क्योंकि वो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं, समस्याओं को सुलझने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हमेशा अपने ज्ञान का विस्तार के लिए एक नए अवसर के तलाश में रहते हैं। छात्र सबसे अच्छी तरह से सीखते हैं कब? करके, उस काम को करके वो अच्छी तरह से समझते हैं। नहीं कहते हैं कि अगर आपने करके अनुभव लिया है तो वो बेहतर अनुभव माना जाता है, तो इसीलिए वो करके उसको बेहतर अनुभव पाते हैं। सामाजिक वस्तुओं को शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में दिखाना चाहिए। कहाँ? रुचि को प्रोत्साहित करने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए, भागीदारी बढ़ाता है। इन सब के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में टीचिंग लर्निंग मटेरियल को दिखाना चाहिए। वास्तविक वस्तुओं को, एक शिक्षक पौधे के बारे में पढ़ा रहा है तो वह छात्रों को वास्तविक पौधा दिखा सकता है और उसी पौधे के दिखाते हुए उसके रूट, उसके लीव्स, उसके टहनियाँ, तने, फल, ये सब वो बता बता करके, समझा समझा करके उसको पढ़ाएगा। इससे उसकी भागीदारी भी बढ़ेगी, जिज्ञासा भी बढ़ेगा बच्चे का, उसमें रुचि में भी उसके प्रोत्साहन होगा। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध के प्रवचनों की भाषा क्या थी? गौतम बुद्ध पाली भाषा में अपने प्रवचन दिए थे और उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था, लुम्बिनी स्थान पर। उनके पिता का नाम सुद्योधन था और माता का नाम महामाया थी। गौतम बुद्ध की शादी हुई थी यशोधरा से। यशोधरा को छोड़ करके वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए चले गए। जब ज्ञान प्राप्त कर लिए तो रिटर्न आए और उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया। उसको हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई। कहते हैं कि शुकर का मांस खिलाने के बाद में इनकी मृत्यु हो गई थी, पता नहीं क्या सही है। राम का पुल या राम सेतु निम्नलिखित में से किस जल डमरू के मध्य स्थित है? तो ये पाक जल डमरू के मध्य स्थित है। कौन है पाक? एक तरफ श्रीलंका, एक तरफ भारत है, इस बात को याद रखिएगा। एडम्स की चोटी का जिक्र किया गया है। अगला प्रश्न, मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में किस क्षेत्र में वृद्धि सकारात्मक देखी गई है? तो कोयला के क्षेत्र में वृद्धि सकारात्मक देखी गई है। कोयला खनन बहुत अच्छा रहा, बाकी सब में तो काम बंद हो गया लेकिन कोयले की खनन में काम मतलब बढ़ता रहा। कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हो गए थे? बिहार और उड़ीसा 1912 ईस्वी में अलग हो गए थे। बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुए थे, लेकिन वहीं उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था 1935 ईस्वी में और 1935 ईस्वी के बाद से वो अलग राजधानी बन गया। यानी कि 1 अप्रैल 1936 को भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ तो वो अलग अलग राज्य बन गया उड़ीसा। और फिर ध्यान रखिएगा 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड भी अलग हो गया था। पटना मरीन ड्राइव बिहार का थेम्स पथ का संस्करण एक एक्सप्रेसवे है जो गंगा नदी के साथ चलता है। गंगा नदी के जस्ट पैरेलल में चलता है। कभी आप जाइएगा तो बहुत खूबसूरत नजारा दिखने को मिलेगा। हालांकि अब तो बहुत क्राउड हो गया वहां पर, लेकिन फिर भी अच्छा लगेगा आपको। निम्नलिखित में से कौन से प्रदूषक स्मॉग के कारण के लिए जिम्मेदार है?
तो इसके लिए भस्मक और वाहनों के उत्सर्जन दोनों ही उसके लिए भस्म का मतलब राख, जो अभी आजकल पराली से जला करके जो मतलब जो धुआं निकलता है, जो राख निकलता है, जो आसमान में उड़ते हैं, एक तो वो, और दूसरा आकाश से गाड़ियों से निकले हुए जो धुएं हैं उनसे होता है। पुनः नवीकरण कागज को खाद्य कंटेनरों के उपयोग के लिए प्रतिबंधित क्यों किया गया है? क्योंकि यह संदूषण पैदा करता है, मतलब जहरीला बना देता है उसको। बड़े पौधे पर पेड़ों की कटाई कहलाती है, क्या कहलाती है? वनों की कटाई कहलाती है। वन एक तरह से पृथ्वी के लिए फेफड़े का काम करता है। आप जानते होंगे ब्राजील के जो वन है, वो अमेजन के जो वन है, वो दुनिया का फेफड़े के नाम से जाना जाता है। तो वैसे ही भारत में भी जो वन है वो भारत के लिए फेफड़े का काम करता है। वृक्ष अगर आप काट देंगे तो फिर क्या बचेगा देश में? यानी देश में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा? प्रदूषण इस स्तर पर बैठ जाएगा कि इंसान सांस भी नहीं ले पाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? आपको पता होना चाहिए कि ग्रीन हाउस गैसों की संख्या टोटल 6 या 7 है। उसमें से सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पावर वाला गैस होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, फिर नाइट्रस ऑक्साइड होता है, फिर मीथेन होता है, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, फिर जलवाष्प होता है, फिर ओजोन होता है। ये प्रमुख है। एक दो तीन चार पाँच छः, ये प्रमुख गैस है। अब इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी शामिल हो गया है, जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, शामिल किया गया। लेकिन अभी ग्रीन हाउस प्रभाव वह घटना है। ग्रीन हाउस प्रभाव का मतलब आसानी से समझ लीजिए कि पृथ्वी है, इस पर उधर सनलाइट आया और इस पर से सन के लाइट को, मतलब उष्मा को पृथ्वी ने ऑब्जर्व कर लिया, फिर शाम होते होते इस उष्मा को छोड़ दिया। तो जब इस उष्मा को छोड़ेगा ना तो इस वायुमंडल में ये ऑब्जर्व हो जाएगा, ये ऊपर जा ही नहीं पाएगा, तो ये वायुमंडल धीरे धीरे गर्म होने लग जाएगा। जब वो गर्म होने लग जाएगा तो ये ग्रीन हाउस गैस बन जाता है। तो यही है ग्रीन हाउस गैस, जो कि हर चीज के लिए हानिकारक है, मतलब पृथ्वी के हर चीज के लिए हानिकारक है, किसी भी चीज के लिए लाभदायक नहीं है। इसमें सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वगैरह भूमिका बहुत महत्वपूर्ण निभाने लगे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में अस्थायी वनों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश में अस्थायी वन सबसे ज्यादा है, क्योंकि वहां बहुत सारे अभ्यारण्य भी हैं, नेशनल पार्क्स भी हैं, और भारत में जितने राज्यों में वन है उनमें सर्वाधिक वन मध्य प्रदेश में ही है क्षेत्रफल के हिसाब से, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में है। यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10 मीटर और 8 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? आपको पता है, आयत का क्षेत्रफल जो होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 10 में 8 से गुना करेंगे 80 वर्ग मीटर हो जाएगा। मीटर में मीटर से गुना करने पर वर्ग मीटर होता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि 6,250 रुपए की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज कितना हुआ? तब 12% एक साल का लग रहा था, 3 साल का 12 36% लग जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, 6250 का 36% निकालिएगा, 2250 रुपये आंसर आ जाएगा। कह रहा इतना का मान बताइए। इसमें देखिए दो 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 जोड़ने का दे रहा है, इसमें जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, इसमें गुना करना, इसमें गुना करना, इसमें गुना करना है। इन सबको अगर आप करेंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि सब में कॉमन जो है वो 4.7 है। तो आप एक काम करिए, 4.7 को बाहर निकाल लीजिए, इन तीनों को जोड़ दीजिए, इन तीनों को, यानी इसको, इसको और इसको जोड़ देंगे तो वो हो जाएगा 100। और 4.7 में 100, 4.7 में 100 से गुना करेंगे तो 470 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। करा दो संख्याओं का एलसीएम 14,560 है, एचसीएफ 13 है, एक संख्या 416 है। तो दूसरी संख्या, पहले ही वाले में अभी बताया था आपको कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में एचसीएफ गुना एलसीएम, इस फॉर्मूला के तहत रख दीजिए, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसका आंसर निकालेंगे तो 455 आ जाएगा। कह रहा एक आदमी की छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई का 1/√3 गुना है। कह रहा है एक आदमी की छाया की लंबाई, मान लीजिए ये आदमी है, इसका यहाँ छाया बना, तो कह रहा है कि एक छाया की लंबाई आदमी की ऊंचाई का 1/3 गुना है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है ना इसका 1/√3 गुना है। तो सूरज का उन्नयन कोण बताइए, मतलब सूरज से आ रही कोण का बताइए, यानी उन्नयन होता है आंख से लगने वाला कोण, इस कोण का मान कह रहा है। कुछ नहीं करना है, tan 60 का मान निकाल देना है, tan थीटा का मान निकाल देना है। tan थीटा बराबर tan कितना थीटा का मान 1/√3 होगा, 1/√3 होगा, तो आपको निकाल देंगे, निकल करके आ जाएगा, यानी कि 1/√3 एक्स को पलटेंगे तो √3 हो जाएगा। √3 का मान tan 60 का मान होता है √3 अगर होता है। अब कह रहा है इसमें से अलग अलग ढूंढिए। कह रहा सेना में सैनिक होते हैं, तो स्कूल में क्या होते हैं पता है आपको? विद्यार्थी होते हैं, हम जैसे आप जैसे विद्यार्थी होते हैं। अगला प्रश्न है कि वह सब चुने जो शब्दों के समूहों के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है। तो वो जर्मेनियम, जर्मीनियम लिखा हुआ है, जर्मेनियम होना चाहिए। जर्मेनियम एक धातु है, बाकी सब जो है वो कांस्य के सभी मिश्र धातु हैं, सब कांस्य जो होते हैं उसमें मिलाया जाता है, जर्मेनियम नहीं मिलाया जाता है। कह रहा इनमें बताइए अगली संख्या कौन सी होगी? तो देखिए 81 में 9 से गुना किया है, यानी 9 में 9 से गुना किया तो 9 9 81 हो गया, 8 में 8 से गुना गया तो 64 हो गया, तो 12 में करते तो 144 होता है, यानी 144 यहाँ पे इसका आंसर होगा। या यूं समझ लीजिए कि इसका रूट निकाल दीजिए तो ये निकल के आ गया, इसका रूट निकाल दीजिए तो ये निकल के आ गया, इसका रूट निकालते तो ये निकल करके आ जाता है।
अगला प्रश्न, एक निश्चित कोड में पेज को RDIHU और राइट को YUKWZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में अदर को कैसे लिखा जाता है? प्रत्येक शब्द में 2 जोड़ दीजिए, जैसे PQR ABCD, ए के बाद में BC फिर D हो गया, G के बाद में GHI, उसके बाद में क्या हो जाएगा GHI, हाँ GHI। तो दो दो बढ़ा देंगे ना, किसी नहीं दो नहीं है, किसी में 2 और किसी में 3 है। हाँ अब मुझे आ गया, ये भी इसमें भी दिया हुआ है, किसी में 2 और किसी में 3 है। अगर आप इसको बढ़ा देंगे तो उसका आंसर निकल करके आ जाएगा। इसमें थोड़ा दिमाग देके रुकना पड़ता है, हो जाता है। कुसुमा रवि की पत्नी है, गोविंद और प्रभु भाई है, गोविंद रवि का भाई है, प्रभु कुसुमा के क्या होंगे? तो ब्रदर इन लॉ हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये 2 सालों के हो गए। आइए अब तीसरे साल का देख लेते हैं। ये तीसरा पेपर है। तीसरा पेपर में कह रहा है कि क्रिया आधारित अधिगम है करके, ये क्रिया आधारित है करके मतलब कुछ काम करेंगे तभी तो क्रिया आधारित होगा। कह रहे क्रिया आधारित अधिगम में शिक्षार्थी सक्रिय रूप से अपने व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर ज्ञान के निर्माण और पुनः निर्माण करते हैं। इस अधिगम को करके सीखने के रूप में जाना जाता है। यह बालक को स्वयं ज्ञान और अनुभव प्राप्ति का अवसर प्रदान करता है। इस विधि के द्वारा बालक क्रियाशील होकर के अधिगम प्रक्रिया के रुचिपूर्ण सहभागिता करता है। जब मैं बीएड कर रहा था तो मुझे ये अधिगम शब्द बहुत दिनों तक माथा चढ़ता, मैंने कहा अधिगम क्या है? फिर मुझे पता चला कि अच्छा लर्निंग को अधिगम कहते हैं। बहरहाल अधिगम आपको मतलब घर के भाषा जैसा लगेगा कि अधिगम क्या है, अधिगम क्या है। कर अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी है, अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी जो है वो आश्रित चर है। कैसे? अधिगम प्रक्रिया में शिक्षार्थी आश्रित चर होता है। चर कई प्रकार का होता है, जैसे स्वतंत्र चर, आश्रित चर, मध्यस्थ चर। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कई अन्य कारक होते हैं, जैसे कि शिक्षण शैली या अभिभावकों की भागीदारी पाठ्यक्रम का मध्यस्थ चर के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत क्या है? शैक्षिक उद्देश्यों का मूल स्रोत मानव का अनुभव है। अनुभव से ही शैक्षिक उद्देश्य बनते हैं। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण में विषय वस्तु की प्रकृति तथा शिक्षा के स्तर को भी ध्यान में रखना होता है। प्रत्येक विषय की अपनी विशेष प्रकृति होती है। शिक्षा का उद्देश्य हमें अनुभव द्वारा सीखने की प्रक्रिया देता है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक तरह से अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, मापन में कठिन है, प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, ये सब उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। उद्देश्य अमूर्त अवबोध सम्मिलित कर सकता है, उद्देश्यों को मापना कठिन है, यह प्रशंसा सम्मिलित कर सकता है, अतः विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है कि दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में है। दर्शन शास्त्र का उपयोग शिक्षा में उद्देश्य के चयन के लिए होता है, इसलिए इसका विकल्प सी सही आंसर है। पारंपरिक शिक्षण क्या है? पारंपरिक शिक्षण एक तरह से निगमन विधि कहते हैं। पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक विषय के निकट रहकर के शिक्षक प्रदान करता है। प्रक्रिया में शिक्षकों को छात्रों के समक्ष उपस्थित होना पड़ता है। इसके अलावा एक ही समय में एक साथ सभी छात्रों को एक स्थान पर एकत्रित होना पड़ता है। पारंपरिक शिक्षण निगमनात्मक है। अगला प्रश्न है कि एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि क्या है? सबसे उपयोगी विधि व्याख्यान है। एक अधिक संख्या वाली कक्षा में सबसे उपयोगी विधि व्याख्यान विधि है। व्याख्यान विधि शिक्षण की एक विधि है जिसके द्वारा शिक्षक छात्रों को समझने में मदद करने के लिए तथ्यों, सिद्धांतों या संबंधों को समझने का प्रयास करती है। व्याख्यान विधि के दौरान शिक्षक छात्रों को नोट्स बनाने का अवसर भी होता है, जिससे व्याख्यान को पूरा स्मरण करने में मदद मिल सके। व्याख्यान विधि वही लेक्चर डेमोन्स्ट्रेशन विधि होता है, जिसमें खड़ा होकर के टीचर पढ़ा रहे हैं ना बोर्ड पर, वो व्याख्यान विधि हो गया। शिक्षण का लक्ष्य क्या है? शिक्षण का लक्ष्य जो है वो व्यवहार में वांछित बदलाव लाना है। अब व्यक्ति को कायदे का इंसान बनाना ही तो शिक्षण देना है ना, सिंपल सी बात है। शिक्षण का लक्ष्य वांछित दिशा में शिक्षार्थी के व्यवहारों को आकार देना, शिक्षार्थियों के व्यक्त प्रतिभाओं को पहचान करना और सीखने की उसकी सहज इच्छा को बढ़ाना है। शिक्षार्थियों को अपने वातावरण में सामंजस्यपूर्ण ढंग से रहने के लिए सक्षम बनाना, सीखने वालों को उसके सीखने की रणनीति को पहचानने और लागू करने में मदद करना, इसलिए इसका विकल्प डी माना गया है। कह रहे कि बाल गृह पूर्व प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की किसने की थी? मॉन्टेसरी ने की थी, इसलिए मैं मॉन्टेसरी में पढ़ने जाता नहीं कहता है। बाल गृह और पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना मॉन्टेसरी ने 6 जनवरी 1907 ईस्वी को सैन लोरेंजा नामक स्थान में बाल गृह नाम के से की थी। इनके बालकों की इसमें बालकों का बड़ा लाभ हुआ और मॉन्टेसरी पद्धति का प्रचार होने लगा। मॉन्टेसरी विधि के उपयोग से पिछड़े बालकों ने आश्चर्यजनक ढंग से प्रगति की। आज भी देखते होंगे कि समाज में मॉन्टेसरी नहीं कहते, मॉन्टेसरी में पढ़ने जाता है, तो ये वही मॉन्टेसरी विधि है जो 1907 ईस्वी में सैन लोरेंजो नामक स्थान में बालगृह नाम से शुरू की गई थी। अगला प्रश्न, विश्लेषण रचना विकास कार्यान्वयन मूल्यांकन है। क्या है ये? यह एक तरह का एडीडीआई मॉडल है। क्या है एडीडीआई मॉडल?
यह एक शिक्षक मॉडल है। इसका उपयोग अनुदेशात्मक, डिजाइनर और प्रशिक्षणात्मक विकासकर्ता द्वारा प्रभावी शिक्षण अनुभव बनाने के लिए किया जाता है। एडीडीआईई मॉडल प्रभावी ई लर्निंग पाठ्यक्रम बनाने के लिए निर्देशात्मक डिजाइनरों के लिए एक पुनरावृत्ति, गतिशील और लचीली दिशा निर्देशों के प्रतिनिधित्व करता है। अगला प्रश्न है, किस आयु में बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटकुलों और पहेलियों को पसंद कर सकता है जिसमें शब्दों का खेल शामिल हो? तो ये इसकी उम्र 7 वर्ष मानी गई है कि 7 वर्ष के बच्चों के साथ में आप चुटकुला और पहेलियों को पसंद करने की उम्र हो जाती है तो उसके साथ आप ये खेल शामिल कर सकते हैं। कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। क्यों की है? वो नारीवादी दृष्टिकोण से उसकी आलोचना की है। तो ये समझ लिया कि कैरल गिलिगन कौन थी। कैरल गिलिगन जो थी ये रिसर्च स्कॉलर थी कोहेलबर्ग की। कोहेलबर्ग की एक स्कॉलर स्टूडेंट थी वो। और गिलिगन का मानना यह था कि कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है वो महिलाओं के खिलाफ में है, तो उसका विरोध करती थी। हालांकि बाद में गिलिगन गलत साबित हुई, कोहेलबर्ग सही। और यही सेम सीन, बिल्कुल सेम पैरेलल यही सीन सिगमंड फ्रॉइड के साथ भी था। उनकी जो स्टूडेंट थी नैन्सी कोडोरो, उनका भी सेम सीन था। नैन्सी कोडोरो भी जानती थी कि कहती थी कि सिगमंड फ्रॉइड गलत बता रहे हैं, लेकिन सिगमंड फ्रॉइड बाद में सही साबित हुई, नैन्सी कोडोरो ही गलत साबित हुई। अगला प्रश्न है कि सहसावस्था में समाजीकरण की खाली जगह है संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की फिर खाली जगह है कि संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो कह रहा है कि सहसावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि प्रारंभिक बाल्यावस्था में समाजीकरण की माध्यमिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अगला प्रश्न है कि अच्छे शिक्षण के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे शिक्षण के लिए उपचार, प्रतिपूर्ति, निदान सब कुछ उसमें जरूरी है। हालांकि अच्छा या प्रभावी शिक्षण के लिए जरूरी जो चीज है उसमें शिक्षक का व्यवहार, विषय वस्तु के बारे में शिक्षक का ज्ञान, शिक्षक का विश्वास और अपने छात्रों में सुधार लाने के प्रति शिक्षकों का जो समर्पण है वो भी शामिल किया जाता है। अच्छे शिक्षण के लिए उपचार, निदान और प्रतिमूर्ति तीनों आवश्यक है। प्रभावी शिक्षण की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला है मानव संबंध कौशल, दूसरा है प्रसंस्करण क्षमता, तीसरा है शिक्षण विधियों में विशेषज्ञता और चौथा है संचार कौशल आदि। इसलिए इसका विकल्प कौन सा माना गया है? इसका विकल्प डी माना गया है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग निम्न आधार पर उचित है। किस आधार पर? सीखने की कार्यों में छात्रों की प्रभावी भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए लर्निंग टीचिंग मटेरियल का उपयोग जो है वो उचित माना जाता है। कह रहे पाठ्य पुस्तक मदद करती है। किसी मदद करती है? ये छात्रों को मार्गदर्शन करने में करती है और शिक्षकों को मार्गदर्शन करने में करती है। पाठ्य पुस्तक ही तो बताती है कि छात्र को क्या पढ़ना है और टीचर को बताती है कि उनको कहाँ से पढ़ाना है और कैसे पढ़ाना है। अगला प्रश्न है भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलकाता है। ये अंग्रेजों ने बनाया था। हालांकि 1948 ईस्वी में राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना की गई और इसके पहले जो इसका नाम था ये इंपीरियल लाइब्रेरी था। और 1948 में एक एक्ट बनाया गया, इंपीरियल लाइब्रेरी एक्ट 1948, और उसी में इसका नाम नेशनल लाइब्रेरी कर दिया गया और इसको राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दे दिया गया। कोलकाता में कभी जाइए तो घूमिए, बहुत जबरदस्त लाइब्रेरी है। शिक्षण प्रभावशीलता की प्रकृति है। क्या प्रकृति है इसकी? वैज्ञानिक प्रकृति है। शिक्षण प्रभावशीलता को शिक्षण के आधारभूत शिक्षण, कौशल, समझ, कार्य, आदतें, वांछनीय अभिवृत्ति, मूल्य निर्णय और छात्रों के व्यक्तिगत समायोजन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। शिक्षण प्रभावशीलता की प्रकृति वैज्ञानिक होती है, अतः विकल्प ए सही है। शिक्षण को मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक वाक्यांशों के द्वारा महिमामंडित किया जाता है। क्यों? क्योंकि वह छात्रों के मानवता में उच्च मूल्यों को अवगत कराते हैं। देखिए, एक अच्छा टीचर वही होता है जो उस स्टूडेंट्स का दोस्त भी बन जाए, उसका फिलोसफर भी बन जाए, दार्शनिक भी बन जाए और उसका मार्गदर्शक यानी कि गाइड भी बन जाए। इसलिए कहा जाता है कि ये इसके फ्रेंड, फिलोसफर और गाइड है। अगला प्रश्न है कि शिक्षण अधिनियम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कब निभाता है? वो सहायकों के रूप में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में। अगला प्रश्न है कि एक अच्छे मूल्यांकन में वैधता होनी चाहिए। क्या होता है? अच्छे मूल्यांकन में वैधता होती है। इसका थर्ड डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं, मजेदार है। कह रहा है कि एक अच्छा मूल्यांकन में वैधता होता है। इसके अलावा एक अच्छा मूल्यांकन निष्कर्षों को संश्लेषित करता है और सहायक साक्ष्य के साथ एक स्पष्ट निदान देता है। इसके मूल्यांकन में निम्न निम्न विशेषताएं हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, नियोजन होना चाहिए, प्रायोजिकता होनी चाहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो ये वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं। वाद विवाद में कभी मूल्यांकन नहीं होता है। कौन कौन से प्रकार है देख लीजिए। रचनात्मक या निर्णयात्मक मूल्यांकन, योगात्मक या संज्ञानात्मक मूल्यांकन, सतत और व्यापक मूल्यांकन, सब सीसीई बोलते हैं, अतः भी इसका आंसर नहीं है। अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन संबंधित है किससे? विषय से, उद्देश्य से, अधिगम प्रक्रिया, सब में मूल्यांकन किया जाता है, इसलिए इसकी मूल्यांकन इसमें संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या में संबंधित नहीं है? तो यह शिक्षकों के वितरिक विकास से संबंधित है। शिक्षकों में वितरिक विकास नहीं करना है। क्या करना है? कह रहा है जो पाठ्यचर्या का विकास विशेषताएं हैं
वो ये है। कौन सा? सीखने को एक प्राकृतिक सीखने को एक एकीकृत प्रक्रिया है, शिक्षार्थियों में समग्र विकास का पोषण करता है, छात्रों के अनुभव की समग्रता में सुधार करता है और अध्ययन के कार्यक्रम की संरचना का परिचय देता है। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम भाग है। किसका भाग है? पाठ्यचर्या का भाग है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम जो है वो दो शब्दों से मिलकर के बना है। कौन? पाठ्य और प्लस क्रम, अर्थात किसी विषय का अध्ययन की वह विषय वस्तु जो क्रम में व्यवस्थित हो पाठ्यक्रम कहलाता है। पाठ्यक्रम जो है वो पाठ्यचर्या का एक भाग है। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग जो है वो कक्षा विशेष के संदर्भ में किया जाता है, जबकि पाठ्यक्रम का कक्षा विशेष से किसी विषय विशेष से संबंधित है। तो आप समझ में आ गया, पाठ्यचर्या, पाठ्यवस्तु और पाठ्यक्रम। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? उसने 5 वर्गों में बांटा है। पहले कौन कौन सा? दैहिक आवश्यकता, फिर सुरक्षा आवश्यकता, फिर संबद्धता या स्नेह की आवश्यकता, चौथा सम्मान की आवश्यकता और पांचवा आत्मसिद्धि की आवश्यकता कहता है। मतलब आत्मसिद्धि का मतलब है एनलाइटमेंट की अवस्था, वहां चला जाता है। यानी कि अगर आप शेर की भाषा में इसको बोलेंगे तो इस एक शेर है कि फितूर होता है हर उम्र में जुदा जुदा, लड़की, रुतबा, पैसा, खुदा। उसमें 4 ही भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? लड़की, रुतबा, पैसा, खुदा। यानी कि लड़की आपको मिल गया तब इंसान रुतबा ढूंढता है, फिर पैसा कमाता है, फिर खुदा के पास चला जाता है, मतलब भक्ति में लग जाता है। तो यही बात मनोविज्ञान में इस तरह से कहा गया कि मोस्ले ने मानव की आवश्यकताओं को 5 भाग में बांटा है। कौन? दैहिक, सुरक्षा, आत्मसंबद्धता, सम्मान और आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सीखना एक स्वाभाविक क्रिया है जीवित प्राणी के लिए। सीखना एक जीवित प्रकार, जो व्यक्ति जिएगा वही सीखेगा ना। लड़का केवल लड़का सीखता है क्या? लड़की नहीं सीखती क्या? लड़की भी सीखती है, दोनों ही सीखती है। यानी कि जीवित प्राणी के लिए है ये। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो ये जातिगत अनुभव में कोई भूमिका अदा नहीं करता। पढ़ लीजिए इसको। जातिगत अनुभव शिक्षण अधिगम की कोई भूमिका अदा नहीं करता है, जबकि शिक्षण अधिगम पारंपरिक वर्ग कक्षा शिक्षकों का अनुभव तथा अधिगम अनुभवों का विशेष योगदान है। शिक्षक प्रमुख कार्य अधिगम पर केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है कि आयामी शिक्षा सामग्री है, क्या है? ये चार्ट है, मॉडल है, वस्तु है, चार्ट है। ये सारा बहुत प्रभावशाली तरीके से आयामी शिक्षण का सहायक सामग्री के रूप में जाना जाता है। और उसमें मॉडल, चार्ट, वस्तु ये सब त्रियामी सहायक सामग्री भी माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि हैंड्स ऑन सीखना का अर्थ क्या है? हैंड्स ऑन का मतलब होता है करके सीखना, हैंड्स ऑन, हाथ से करके सीखना, ये वही होता है। सुभाष चंद्र बोस देश नायक किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक टैगोर साहब ने कहा था, मतलब गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। 1938 के हरिपुरा अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो उसके बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को नायक की उपाधि प्रदान कर दी थी। निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार को कहा जाता है मिनी स्विट्जरलैंड। यह डलहौजी के पास में छोटा सा शहर है और पर्यटकों के लिए जंगल, झील, प्राकृतिक खूबसूरती के कारण अनूठा संयोजन करता है। अगर पीई शेयर बाजारों में सबसे चर्चित अनुपातों में से एक पीई क्या होता है? तो पीई का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, कमाई की कीमत। चौकीदार विरोधी अभियान भारत के किस भाग में लोकप्रिय हुआ था? तो आपको उसी समय पहले वाले में बताया था कि बंगाल में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी कि नमक सत्याग्रह के समय में ये बिहार में बहुत लोकप्रिय नारा चला था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किस पहलू से संबंधित है? तो ये दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। दल बदलू लोग इसमें होता है। अनुसूचियों में देख लीजिए, आधिकारिक भाषाएं जो है ये सूची 8 में रखा गया है। इसमें 22 भाषाओं को शामिल किया गया है। इसमें भोजपुरी नहीं है लेकिन मैथिली है। भूमि सुधार के लिए एक 9वीं अनुसूची बनाई गई थी, नेहरू जी ने बनाया था संविधान संशोधन करके पहले में ही। इसमें जो कानून बढ़ जाता है उस कानून को छेड़ नहीं सकते थे, हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे इस तरह के तथ्यों पर रोक लगा दिया। उसके बाद में पंचायती राज के लिए 11वीं संशोधन किया गया। 73वीं 74वीं संविधान संशोधन के नाम से जाना जाता है। 73वीं पंचायती राज है, 74वीं में क्या बोलते हैं, नगर निगम है, नगर निकाय है। तो ये पंचायती राज 1992 में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है कि राम प्रत्येक शाम को अपने दोस्त के साथ क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेल में कौन सी ऊर्जा का उपयोग करता होगा? तो वह क्रिकेट खेल में मांसपेशियों की ऊर्जा का उपयोग करता होगा। निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाले चावलों की एक सामान्य किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाता है? तो बोरा चावल होता है। बोरा चावल को बड़े लोकप्रिय हो रहे हैं, हालांकि बम्बो चावल को अभी कुछ दिन पहले जीआई टैग दिया गया, ये भी वही का होता है। जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमें ईंधन से प्राप्त होता है। प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा जो है ये बोलने से मिलता है, प्रकाश सूर्य से मिलता है। केवल प्रकाश ऊर्जा सूर्य से मिलता है। यांत्रिक और प्रकाश ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा चलने से मिलता है, मशीन के। सांपों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तो उनके बारे में गलत कथन को चिन्हित कीजिए। कर वे अपने शिकार को चबाकर खाते हैं? जी नहीं, वो निगल जाते हैं। सांप कभी चबा के नहीं खाते हैं, चबा के खाएंगे तो खुद ही मर जाएंगे, जहर फैलती है उनके साथ दांत में। गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की क्रमशः स्थितियां कैसे है? गुजरात के सापेक्ष उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश की स्थितियां क्रमशः उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व है। अब ये देख लीजिए, ये भारत का दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है, ये है। अब यहाँ है उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है, गुजरात है यहाँ पे।
अब इसके किस सापेक्ष में होगा आप सोच लीजिए। कह रहा है एक तो उत्तर में पड़ेगा, ये यहाँ पे गुजरात है तो ये उत्तर में पड़ेगा, साथ में पूरब में भी पड़ेगा, तो ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित, आपको पता है ना कि मैप में ऊपर वाले को उत्तर कहते हैं, नीचे वाले को दक्षिण, इधर वाले को पूरब, इधर वाले को पश्चिम, तो उत्तर पूरब यानी इधर पड़ेगा। आकलन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसके लिए मानव संदर्भित आकलन, नैदानिकी परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण के उपयोगी हैं, ये गलत है, ये सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि अवधारणाएं हैं, ये महत्वपूर्ण प्री नंबर अवधारणाएं हैं, ठीक है। ये कहाँ काम आता है? अधिक, कम, लंबा, छोटा, दूर, समीप, बड़ा, छोटा आदि महत्वपूर्ण पूर्ण संख्या अवधारणाएं हैं। इन अवधारणाओं को प्री स्कूल वर्षों के दौरान दौरान बच्चों में विकसित किया जाता है, यानी 7 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले जोड़ी जब बनाना, तुलना करना, क्रम में जमाना और संख्या को बिना गीले आकलन करने काम इत्यादि के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला प्रश्न असर्शन रीजन का प्रश्न है, पढ़ लीजिए इसको। कह रहा है गणितीय अधिगम सामग्री सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों को मदद करती है, नहीं मदद करती है, बिल्कुल गलत। कह रहा है स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती है, हाँ स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों को मदद करती है, इसमें कोई संदेह नहीं। कह रहा है निर्देश देने में शिक्षकों को मदद करती है, ये भी गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है, ये सही है, यानी कि बी और डी इसका आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालयों के प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षार्थियों में भिन्न 2/3 और 4/6 के बीच तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने में सबसे उपयुक्त तरीका है? तो ये भिन्न डेस्क का उपयोग करना है। भिन्न डेस्क हम पढ़ाते हैं ना बच्चों को, उससे ही पढ़ने के बाद में बच्चे उसमें तुलना करना सीख लेते हैं। यदि किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 92% है, मान लीजिए क्रय मूल्य उसका, कह रहा किसी पुस्तक का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 100% है, तो मान लीजिए विक्रय मूल्य 100 रुपया है, तो क्रय मूल्य कितना हो गया? 92% है। विक्रय मूल्य का 92% है, पुस्तक को बिक्री में लाभ परसेंट, तो 8 रुपये का लाभ हो रहा है, लेकिन परसेंटेज जब निकालेंगे ना तब वो गड़बड़ हो जाएगा। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? तो लाभ ऊपर लिखेंगे 8 गुना 100, अब बटे में कितना? क्रय मूल्य कितना था? 92, कटाएंगे पिटाएंगे आंसर निकल कर चला आएगा। आंसर निकालेंगे तो 8.69% आंसर आएगा। क्या ग्राम से वजन निकालता है तो सेंटीमीटर से क्या मापते होंगे? सेंटीमीटर से सोचिए क्या मापते होंगे? सेंटीमीटर में हम किसी चीज की लंबाई मापते हैं, और ये ऐसा ही मात्रक भी होता है। वह सब चुने जो समूह के अन्य शब्दों में सबसे कम मिलता जुलता है, तो इसमें सबसे कम मिलता जुलता है लोमड़ी होता है, बाकी सारे ही देख के हवा टाइट हो जाती है, लोमड़ी से हवा टाइट नहीं होती है। ये एक तरह का प्रश्न ये कह रहा है, इसमें बताइए कैसे इसके अगले संख्या को निकालेंगे। तो आप इसको देखेंगे, अगर आपको हाँ आसान तरीका है, जैसे मैं इस तरीके को नहीं बता रहा, मैं अलग बता रहा हूँ। जैसे 3 से 5 हुआ, तो 3 का 2 करके घटा दे, 3 दूना 6, ये घट गया 5, 5 दूना 10, ये घटा दिया 9, 9 दूना 18, ये घटा दिया 17, 17 दूना 34, ये घटा दिया 33, 33 दूना 66, ये घटा दीजिए, अगला आंसर 65 होगा, इसका आंसर 65 हो जाएगा। इतना नाटक नहीं करना है इसमें। करा कि यदि रिदमिक को ये लिखा जाता है और उसी कोड में म्यूजिक को कैसे लिखा जाता है बताइए, तो सब में से एक एक घटाए, जैसे आर पी क्यू आर, पी क्यू आर, इसे एक कम करेंगे तो क्यू आ जाएगा, एच, एच से कम करेंगे तो जी आ जाएगा, तो वैसे ही एम, एम से एक कम करेंगे तो एल, एम, एल, एल आ जाएगा, यानी ये दोनों तो नहीं है तो ये दोनों बच जा रहे हैं, एल हो गया। यू करेंगे तो यू से एक कम करेंगे तो क्या होगा? पी क्यू, पी क्यू आर एस टी यू, टी हो जाएगा, टी, तो ये भी खत्म हो गया, ये बच गया डी, डी आंसर हो गया। इतना माथापच्ची करना नहीं है। रघु और बाबू जुड़वा है, बाबू की बहन रीमा है, रघु और बाबू जुड़वा है नहीं, बाबू की बहन रीमा है, तो रघु की भी बहन रीमा हो गई। रीमा के पति राजन है, तो राजन जो है वो रघु और बाबू के बहनों ही हो गए। रघु की माता लक्ष्मी है, रघु की माता लक्ष्मी है जो कि रीमा की माँ भी है। लक्ष्मी के पति राजेश है, यानी राजेश इनके पिताजी हैं। आपका राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो स्वाभाविक सी बात है, ससुर संबंधित है। राजेश ही तो रीमा के पति है ना। कह रहा है राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? लक्ष्मी के पति राजेश है, लक्ष्मी के पति राजेश है, और राजेश राजन से किस प्रकार संबंधित है? तो राजन रीमा के पति थे ना, पति मतलब दामाद, ससुर दामाद का रिश्ता है। क्लियर है ये? अब आइए, तो ये 1 साल का था, मतलब तीसरा पेपर खत्म हो गया, अब चौथे पेपर की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कोई बच्चा कक्षा में उत्तर देने में विफल रहता है तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक उसकी असफलता का कारण समझने की कोशिश करेगा कि वो क्यों उत्तर नहीं दे पा रहा है। छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम उपयोग करते हैं, क्या उपयोग करते हैं? चर्चा का उपयोग करते हैं। क्या छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए हम कक्षा में चर्चा विधि का उपयोग करना चाहिए? चर्चा विधि तब होती है जब स्थिति के संबंध में कोई मतभेद हो, मतभेद होगा तभी तुम चर्चा करेंगे ना। इसमें छात्र साथियों के बीच प्रश्नों और विचारों का आदान प्रदान शामिल होता है। जानकारी की अवधारणा के लिए चर्चा के तरीके अन्य से बेहतर हो सकते हैं। इस पद्धति के निर्माण के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ पाया गया है, जो कि व्यवहार स्वरूप को आकार देने में
महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न कि इनमें से एक सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है? सकारात्मक श्रुतिलेख सहकारी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। हम व्याख्या इसका छोड़ दे रहे हैं, इतना उपयोगी नहीं दिख रहा है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट आपत्तियों को सीखने के लिए क्रिया का प्रयोग इसे बनाता है क्या? मध्य श्रेणी विशिष्ट क्रिया विनय सब इसमें बनाता है। करें किसी विशेष आपत्ति को लिखने के लिए जो क्रिया का उपयोग किया जाता है वह प्रायः मापने योग्य, कार्रवाई उन्मुख एवं विशिष्ट होना चाहिए, क्योंकि ऐसी ही क्रियाओं से उस आपत्ति को जानने में सहायता मिलती है कि वह कितनी अधिक या कम है। अगला प्रश्न है कि किसी कार्य के लिए अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है, उद्देश्य अनुक्रम स्थापित करने की प्रक्रिया है। किसी कार्य का क्रम स्थापित करने के लिए जिस क्रिया का उपयोग किया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निश्चित अथवा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को कार्यविधि उत्साहपूर्वक चलती रहती है। जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, जैसे जैसे वह लक्ष्य के निकट आ जाता है, तब वह अपने उद्देश्य के क्रम के अनुसार अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। अगला प्रश्न है कि भ्रमण विधि का विकास। भ्रमण विधि का विकास जो है सहयोगात्मक प्रवृत्ति के लिए है, रचनात्मक क्षमता के लिए है और प्रत्यक्ष ज्ञान से होता है। भ्रमण विधि का विकास सहयोगात्मक विवृत्ति, रचनात्मक संकाय एवं प्रत्यय ज्ञान से होता है। शैक्षणिक भ्रमण विधि विद्यार्थियों के रोचक ढंग से पढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसमें उन्हें चीजों को बेहतर तरीके से सीखने में मदद मिलती है। यह नियमित कक्षा से बाहर एक स्थान की यात्रा है जिसे कुछ उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बनाया गया है, जिसे अन्य साधनों का उपयोग करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली है। किसने कहा था ये बात? ये फ्रोबेल ने कहा था। सभी बच्चों में सीखने की क्षमता खुली होती है, यह फेडरिक फ्रोबेल द्वारा कहा गया था। फ्रोबेल एक जर्मन शिक्षक थे और किंडरगार्टन विधि के आविष्कारक भी उनको माना जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। कौन सा इसमें केंद्र बिंदु नहीं? शिक्षण विधियां, ठीक है, केंद्र बिंदु नहीं है। शिक्षण विधियां शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया का केंद्र बिंदु नहीं है। त्रिध्रुवीय 3 आयामी को जॉन डीवी के द्वारा प्रतिपादित किया था और इसमें 3 चीज शामिल की गई है। कौन कौन सी? एक तो शिक्षक, दूसरा छात्र और तीसरा कंटेंट, और इसी के बीच की जो प्रोसेस उसको टीचिंग प्रोसेस नाम दिया गया था। किसी पाठ को पढ़ाने के लिए शिक्षक द्वारा बनाई गई योजना क्या कहलाती है? वो पाठ योजना कहलाती है, जिसे हम लेसन प्लान भी कहते हैं। शैली, प्रतिविधि और खेलों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। क्या था? फेडरिक फोबरेल बताया था भी आपको थोड़ी देर पहले में। फेडरिक फोबरेल नहीं बताया था कि खेल बचपन में मानव विकास की सर्वोच्चतम अभिव्यक्ति है, क्योंकि वह अकेले ही बच्चे की आत्मा में जो कुछ है उसकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। फोबेल के अनुसार खेल में बच्चे प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं। अगला प्रश्न कि प्रारंभिक बचपन में विकास और सोच होती है, जबकि मध्य बचपन में विकास और क्या? विकास और तार्किक सोच होती है, यानी कि धीमा, कुछ हद तक अहं केंद्रित स्थित तार्किक है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि धीमी होती है और सोच कुछ हद तक आत्म केंद्रित हो जाती है, सेल्फ केंद्रित हो जाता है। अरे बच्चा देखते होंगे ना आप कई बार कि उसको लगता है कि पृथ्वी पर हम ही तो है, हम अब पे क्यों नहीं ध्यान कोई दे रहा है। जैसे एक छोटे से बच्चे को आप ध्यान में रख करके सोचिए कि उसको कुछ चीज मिल गया, तब वो क्या सोचता है? वो सोचता है कि मैं ही हूं, जो कुछ भी है मेरा ही है, इसके अलावा ना कोई है ना कोई होगा। तो यही सेल्फ इंडिक चीजें होती है, सेल्फ कंसंट्रेट हो जाता है, सेल्फ सेंटर हो जाता है। वहीं मध्य बाल्यावस्था में वृद्धि स्थिर होती है और सोच अधिक तार्किक हो जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे अधिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और उसमें अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। आयोग की उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था। जीन पियाजे के अनुसार पूर्व संचालन विचारों की मुख्य विशेषताओं में से एक केंद्रीकरण है, जो किसी स्थिति के एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करने और दूसरे की अपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। जीन पियाजे थे, उनके अनुसार पूर्व परिचालन अवस्था की मुख्य विशेषताओं में से एक स्थिति, जिसे केंद्रीकरण या सेंट्रेशन के नाम से जाना गया है, इसके द्वारा ध्यान केंद्रित करना और दूसरे की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति को संदर्भित करता है। इसमें बच्चे एक समय में केवल एक स्थिति कि एक ही पहलू पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और अपने चिंतन की दिशा को पलट नहीं सकते हैं। अगला प्रश्न, सीखने के लिए मूल्यांकन का मुख्य लक्ष्य क्या है? सीखने के लिए मूल्यांकन की मुख्य लक्ष्य जो है वो छात्रों को फीडबैक प्रदान करना, जिसका उपयोग उनकी शिक्षा को बेहतर करने के लिए किया जा सकता है। ये सबसे बेस्ट है। नैदानिक मूल्यांकन सुनिश्चित करता है, निर्देशों के दौरान लगातार सीखने की समस्याओं के कारण और उपचार को यह सुनिश्चित करता है। नैदानिक मूल्यांकन निर्देशों के दौरान लगातार सीखने और समस्याओं का कारण और उपचार का पता लगाया जा सकता है। नैदानिक मूल्यांकन शिक्षकों को सीखने की कठिनाइयों और सीखने वालों की समझ की कमी
और सीखने वालों के व्यक्तिगत शक्तियां, कमजोरी, कौशल आदि की पहचान करने में वो एक तरह से मदद करती है। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें कोई सही नहीं है। कथन सही है तो सारे के सारे सही है। छात्रों को सीखने में मदद करता है, शिक्षण सीखने की प्रक्रिया दिलचस्प बनाता है, वो लंबी अवधि के लिए कंसेप्ट को बनाए रखने में मदद भी करता है, तो इस तरह से वो जरूरी है। पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहाँ क्या है, जगह जहाँ किताबें रखी जाती हैं, ये बाकी तीनों नहीं होंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पुस्तक का एक प्रकार है? तो पुस्तक का प्रकार क्या? सामान्य पाठ्य पुस्तक भी पुस्तक है, संदर्भित पुस्तक भी पुस्तक ही है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि हालवेट के अनुसार सामान्य पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान की लिखित रूप है। सामान्य पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें किसी विषय या पाठ्यक्रम के बारे में व्यापक जानकारी शामिल होती है, जिसमें छात्रों को उसके शैक्षणिक वर्षों में आवश्यकता होती है। संदर्भ पाठ्य पुस्तक एक ऐसी पुस्तक है जिसमें महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी या विशेष रूप से व्यवस्थित जानकारी होती है। संदर्भ पुस्तकें विश्वसनीय, प्रामाणिक होती है और विभिन्न रूपों में पाई जा सकती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षकों का गुण नहीं है? तो ईर्ष्या शिक्षक का गुण नहीं है। शिक्षक में सहानुभूति होनी चाहिए, रचनात्मकता होनी चाहिए, संचार होना चाहिए, और जो गुण है वो एक निष्ठावान और समर्पित होना चाहिए, अच्छा संप्रेषण कौशल होना चाहिए, सभी बच्चों के प्रति निष्पक्ष होना चाहिए, विद्यार्थियों के हित का ध्यान रखना चाहिए, एक अच्छा वक्ता और एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। श्रोता भी होना चाहिए शिक्षक को। एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करता है? तो संवेदनशीलता उसके शिक्षण को प्रभावित करता है। अगर शिक्षक संवेदनशील नहीं है, जैसे पढ़ ही लेते हैं इसको, शिक्षक के व्यक्तिगत गुण में से उसकी संवेदनशीलता शिक्षण को प्रभावित करती है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधियां है और यह अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। यह विकास की एक प्रक्रिया है और यह विद्यार्थियों अभ्यर्थियों के व्यवहार को आकार देने में सहायता प्रदान करती है। संवेदनशीलता शिक्षक का एक व्यक्तिगत गुण होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। अगर वो संवेदनशील नहीं है तो दिक्कत है, अगर है तो भी दिक्कत है। शिक्षण, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? शिक्षक की भूमिका छात्रों में स्वयं सीखने को बढ़ावा देना होता है। यही काम मैं कर रहा होता हूँ, मैं यही करता हूँ आप लोगों के बीच में। उच्च शिक्षा, आप लोग उच्च शिक्षा ले रहे हैं तो मैं पढ़ाता नहीं हूँ, मैं आपको प्रेरित कर देता हूँ कि आप पढ़िए और आप पढ़ते हैं, और ये काम होना भी चाहिए। अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संपूर्ण सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है, जिसमें परीक्षा, परीक्षण, मापन सब इसमें आता है। कह निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल्यांकन का उपकरण नहीं है? तो ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, मूल्यांकन प्रोजेक्ट रिपोर्ट उपकरण के रूप में काम नहीं करता। मूल्यांकन उपकरणों में सामान्य रूप से चेकलिस्ट, संख्यात्मक रेटिंग स्केल, प्रश्नावली, साक्षात्कार, प्रत्यक्ष अवलोकन आदि शामिल है, और इसके द्वारा ही छात्रों को अपनी शैक्षणिक प्रगति का ज्ञान प्राप्त होता है। इसमें केवल प्रेरणा, आत्मसंतोष, आत्मविश्वास, आगे बढ़ने की हिम्मत उत्पन्न होती है तथा साथ ही अपने कर्मियों की जानकारी भी मिल जाती है। अगला प्रश्न, पोर्टफोलियो एक उपकरण है, किसका उपकरण है? समय की अवधि में छात्रों के कार्यों का संग्रह करना एक तरह से उसका उपकरण है। पोर्टफोलियो एक उपकरण है जो समय की अवधि में छात्रों के कार्यों को संग्रह करता है। यह एक विशिष्ट विषय क्षेत्र में छात्रों के ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण के विकास के जांच के लिए शिक्षण और छात्र द्वारा उपयोग किए जाने वाले साक्ष्य का एक व्यवस्थित और संगठित संग्रह है। अगला प्रश्न, खेल का उद्देश्य क्या है? खेल का उद्देश्य दोनों है, शारीरिक विकास भी होना और नैतिक विकास भी होना, दोनों उद्देश्य है खेल का। मनोवैज्ञानिक आधार को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम के विकास में अपनी भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? तो इसमें विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को निभाता है। अगला प्रश्न है कि पाठ्यक्रम में विकास को मनोवैज्ञानिक आधार अपनी भूमिका छात्र को जरूरतों को ध्यान में रख करके निभाता है। मनोवैज्ञानिक आधार पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि यह समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा प्रदान करते हैं कि छात्र संज्ञानात्मक, भावनात्मक और सामाजिक रूप से कैसे सीखते और विकसित होते हैं। भारतीय समाज की विशेषता है, कौन सी? स्तरीकृत विशेषता है। खुला भारतीय समाज के विशेषताओं का एक रूप है। भारतीय समाज एक बहुलवादी समाज है जिसमें एक जटिल सामाजिक व्यवस्था है जो जातीय, भाषाई, धार्मिक, जातिगत विभाजनों की भीड़ की विशेषता है। इसमें ग्रामीण, शहरी, आदिवासी समाज और भारतीयता के लोकचार वाले वर्गों में रहने वाले लोग शामिल हैं। भारत एक ऐसा राष्ट्र है जिसमें हम अनेकता में एकता पाते हैं, भिन्न जातियों और पंथ, धर्म और क्षेत्रों के मान्यताओं के लिए एक साथ खुशी से रहते हैं। ये उसकी विशेषता है, स्वीकृत है। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा पाने का कारण नहीं है? ये सब पाने का कारण इसमें नहीं है। भूलने के कारण में क्या हो सकता है? भूलने के कारण मानसिक द्वंद, याद करने की इच्छा, याद करने के दोषपूर्ण तरीके, हस्तक्षेप, दमित आदि, ये सब जो है वो भूलने के कई कारण हैं, इसमें शामिल होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है? तो लक्ष्य निर्धारण करना सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता है। बुद्धिमत्ता प्रभावित करेगा, तत्परता कितना एक्टिव है नहीं है ये भी निर्धारित करेगा, आपकी रुचि है कि नहीं, रुचि उसमें इंटरेस्टेड है कि नहीं है ये भी उसमें निर्धारित करेगा। लेकिन लक्ष्य अगर आपने फिक्स कर लिया है तो आपके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा। अगला प्रश्न है कि श्रव्य दृश्य सहायक सुविधा है,
ये बहुसंवेदी होता है। श्रव्य दृश्य सहायक संबंधी वे साधन है जिन्हें हम आंखों से देख सकते हैं, कानों से उससे संबंधित ध्वनि सुन सकते हैं। ये प्रक्रियाएं जिसमें दृश्य और श्रव्य इंद्रियां केंद्रित होकर के भाग लेती हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री कहलाती हैं। यह एक बहुसंवेदी सुविधा प्रदान करती है। दृश्य श्रव्य सामग्री के अंतर्गत उन सभी साधनों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी सहायता से छात्रों को पाठ में रुचि बनी रहती है तथा वे अपने सरलता पूर्वक समझने और अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। अगला प्रश्न है कि डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी के लिए, जोड़ और घटाव के लिए डायनेस ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित नामों से भी जानते हैं। उनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के विरोध करने के चक्कर में लाठियों की पिटाई से उनकी मृत्यु हो गई थी लाला लाजपत राय के, और उसी साइमन को बाद में भगत सिंह ने मार दिया, जिसके वजह में उनकी फांसी हुई थी। निम्नलिखित में से किस मानसून के कारण भारत में अधिकांश वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भारत में सर्वाधिक मानसून होती है, लेकिन मेघालय में जो वर्षा होती है वो इससे नहीं होती है। कह रहा है कि विश्व में इंटरनेट उपभोक्ताओं में सबसे अधिक किस देश में है? तो भाई जिसकी आबादी सबसे अधिक रहेगी, इंटरनेट सबसे अधिक वही होंगे, यानी कि चीन में है। अब लेकिन भारत में हो जाएगा। बिहार में किसके नेतृत्व में सर्वदलीय दल में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था? तो अनुग्रह नारायण सिंह के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिसको हम श्वेत कमीशन या साइमन कमीशन भी कहते हैं, जो कि 1928 ईस्वी में भारत आया था। सीईआरटी की हालिया अधिसूचना के अनुसार साइबर घटनाओं में पता चलने के बाद रिपोर्ट करने की समय सीमा क्या है? ये 6 घंटे रखी गई है कि 6 घंटे के अंदर में आपको रिपोर्ट कर देना चाहिए। कांस्य की मिश्र धातु है जो विभिन्न प्रकार को पिघला करके बनाई जाती है। टीन और कॉपर को पिघला करके बनाई जाती है। अगला प्रश्न है कि सही कथन को चुनिए। 3 महीने में हाथी के बच्चे का वजन आमतौर पर लगभग 100 किलोग्राम होता है। नहीं होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम से अधिक पत्तियां और टहनियां खा सकती हैं। कह रहा है एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलोग्राम, नहीं, ये भी गलत है। अगला प्रश्न है कि हाथी बहुत आराम नहीं करते, वे दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। हाँ, ये सही है। ठीक है। और हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना पसंद है। हाँ, ये भी सही है, उनको कीचड़ खेलना पसंद है। हाथियों के बारे में जानिए। 3 महीने का हाथी का वजन करीब 200 किलोग्राम, 2 क्विंटल होता है। एक वयस्क हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम तक पत्ते और टहनियां खा सकता है। वयस्क हाथी यानी जवान हाथी। हाथी ज्यादा आराम नहीं करते और दिन में केवल 2-3 घंटे ही सोते हैं। हाथियों को कीचड़ और पानी में खेलना बहुत पसंद है। कीचड़ में उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन कार्यक्रम शुरू करने के लिए वर्ष में सर्वोत्तम अवधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अक्टूबर से दिसंबर तक सर्वोत्तम अवधि। अभी हम लोग जीविका ट्रिप पे गए थे, ट्रेनिंग के दौरान ही, विलेज इमर्शन कार्यक्रम में, तो वहां देखा था कि जीविका दीदियां जो होती हैं वो कैसे शहद पालन, मधु पालन कर रही हैं और मधुग्राम बना लिया उन्होंने। निम्नलिखित में से विकल्प को पढ़िए और सही को चुनिए। कह रहा दबाव डालने पर गैस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। हाँ, सही किया जा सकता है। जब हम किसी गैस पर दबाव डालते हैं तो गैसीय कणों के बीच अंतर आणविक स्थान कम हो जाते हैं और यह संपीड़ित हो जाता है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार करिए। कह रहा है मनाली में घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है। मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं। घरों का निर्माण लकड़ी से किया जाता है ऐसा नहीं है, सबसे किया जाता है। और मजबूत बांस के खंभों पर तिरछी छतें बनाई जाती हैं, ये सही है। तिरछी छतें तो बनती हैं वहां पर। अगला प्रश्न है, इधर आ जाइए। कह रहा है कि बच्चों के गणित के प्रति सराहना विकसित करने के लिए एक शिक्षक कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियों कराता है, वह चुने जो उसके उद्देश्यों को प्राप्ति करने में वो प्रभावी नहीं है। तो वो है, वो हमेशा उन छात्रों की प्रशंसा करती है जो शतरंज परीक्षा में कक्षा के उच्चतम अंक प्राप्त करता है। तो उसकी मतलब एक तरह से प्रशंसा करने से तो व्यक्ति प्रभावित होता है ना, कि हाँ, एक बच्चा प्रभावित होगा कि हाँ, ये प्रशंसा कर रहा है, मतलब इसने अच्छा काम किया है तो इसकी प्रशंसा हो रहा है, यानी हम करेंगे तो हमारी भी प्रशंसा होगी, और बच्चे इसी भूख में पढ़ने लग जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि गणित की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त है? 42 नंबर। करें बच्चों को रचनात्मक बनाने में मदद करता है। ठीक है, बिल्कुल सही है, करता है। या बच्चों की कल्पना को विकसित करने में मदद करता है, ये भी सही है। यह निगमनात्मक तर्क पर आधारित होता है, ये भी सही है। यह सदैव अभिसारी होती है, नहीं, ये गलत होता है। यह अपसारी होती है, अभिसारी नहीं होती, अपसारी होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में कार्य किया है? तो आर्यभट्ट ने किया है। जानते हैं आप आर्यभट्ट के बारे में, एक महान गणितज्ञ और खगोल विज्ञानी थे, और इन्होंने ही सूर्य के सिद्धांत का, शून्य के सिद्धांत का आविष्कार किया था। आर्यभट्टियम आर्यभट्ट के द्वारा लिखित एक ग्रंथ है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित का सारांश आधारित मतलब लिखा हुआ है। अब कह रहे एक सब्जी विक्रेता 60 रुपए प्रति किलोग्राम पालक बेच रहा है। सोनू ने 350 ग्राम पालक खरीदा है, जिसमें उसने सब्जी विक्रेता के सोनू को 21 रुपये
₹6, ₹6, ₹6, ₹6 और ₹3 सब्जी विक्रेता द्वारा उपयोग किया गया गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। तो कह रहा है कि उसका एक ही ये ऐसे कौशल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायता करते हैं, यही एक सत्य कथन है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? छात्रों की त्रुटियों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए क्योंकि गलतियां इंगित करने से वो हतोत्साहित होती हैं, ये सही नहीं है, नहीं करना चाहिए नजरअंदाज, उस पर नजर रखनी चाहिए। कह रहा सोमवार अप्रैल में, ठीक है, तो शुक्रवार अगस्त में। अगला प्रश्न है, अधिगम एक निरंतर प्रक्रिया है, क्या पालने से कब तक की प्रक्रिया है? ये सहयोग और दल भावना विकसित करने हेतु उपयुक्त है, क्या विकसित परियोजना कार्य इसमें बहुत जरूरी है, ठीक है। सहयोग और दल भावना विकसित करने के हेतु सबसे उपयुक्त प्रक्रिया परियोजना कार्य है। परियोजना को सामान्य तौर पर उन समूहों में विकसित किया जाता है जहाँ छात्र विभिन्न चीजों को सीख सकते हैं, जैसा कि एक साथ काम करना, समस्या समाधान, निर्णय लेना और गतिविधियों को जांच करना इत्यादि। इस प्रकार की भावनाएं परियोजना कार्य द्वारा विकसित होती है। शिक्षण में शिक्षक है, क्या है? स्वतंत्र चर है। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक जो है वो स्वतंत्र चर के रूप में कार्य करता है। वह छात्रों को अधिगम अनुभव प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। किसी प्रकार छात्रों को प्रायः शिक्षण प्रक्रिया में आश्रित चर की संज्ञा दी जाती है क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया में नियोजन अवस्था व प्रस्तुतिकरण के अनुसार ही उसे सक्रिय रूप से कार्य करना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि शिक्षार्थी केंद्रित पाठ अग्रसर होता है, किसके संपूर्ण विकास की तरफ अग्रसर होता है? शिक्षार्थी केंद्रित उपागम निम्न चीजों का समर्थन करता है, एक तो लचीला पाठ्यक्रम, दूसरा अधिगम का विविध विकास, तीसरा शिक्षण के विविध तरीके, चौथा शिक्षण के विविध अनुभव, कार्य या गतिविधियां, और पांचवा छात्रों की प्रगति के आकलन में विविध तरीके। उसके आकलन कैसे कर सकें ये भी सोचना जरूरी है। प्रयोजन ध्येय गंतव्य का अन्य नाम है, उद्देश्य उसका अन्य नाम है। प्रयोजन ध्येय और गंतव्य का अन्य नाम उद्देश्य होता है। उद्देश्य एक पूर्वदर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यदि लक्ष्य निहित तथा स्पष्ट होता है तो व्यक्ति को दिया गया समय उत्साहपूर्वक चलता रहता है जब तक कि वह उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता। अगर शिक्षा में बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य वह है जिसमें बच्चों के चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व का विकास, नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों का पालन, सामाजिक सुख और कौशल की उन्नति, राष्ट्रीय संस्कृति का संरक्षण और प्रसार शामिल होता है। खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा था? अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको बताए थे कि कोल्डवेल कुक ने बताया था खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। कह रहा है कि खेल एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, कोल्डवेल कुक ने कहा था। खेल शारीरिक और गतिक विकास का संवर्धन करता है। शारीरिक और गतिक विकास के खेल का महत्व स्वयं सिद्ध है। उत्साही सक्रिय खेल पेशीय नियंत्रण सीखने में बच्चों के लिए सहायक होता है। आर्मस्ट्रॉन्ग की शिक्षा की देन है ह्यूरिस्टिक विधि। रचनात्मक और उत्पाद सीखने की सुविधा के लिए प्रचलन में विभिन्न प्रकार के शिक्षण दृष्टिकोण है और ह्यूरिस्टिक विधि उसमें एक है। शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि में एक स्वखोजपूर्ण दृष्टिकोण है जिसे एच.ई. आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है कि नाटक या भूमिका निर्वाह अनुकूलन है। ये एक तरह का इतिहास पढ़ाने के लिए होता है कि उसमें आप अपनी भूमिका बताएंगे। पाठ्य योजना में उपविषय प्रतिबंधित होता है, प्रतिबिंबित होता है। क्या प्रतिबिंबित होता है? उद्देश्य कथन से। उद्देश्य कथन क्या है वो उसी से पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ाना चाहते हैं। शिक्षण में वृत्ति, गोल एवं अन्य खिलौना उपहार था, ये फोब्रेल का है। फोब्रेल ने शिक्षण में वृत्ति, गोल और अन्य खिलौना उपहार थे। किंडरगार्टन विधि फोब्रेल के द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था। फोब्रेल की दृष्टि में शिक्षा का मूल उद्देश्य बच्चों को अपनी दैवीय स्वरूप और संसार की आत्मिक एकता का ज्ञान कराना है। इसके अनुसार खेल वह प्राकृतिक तरीका है जिसके माध्यम से बच्चे दुनिया का पता लगाते हैं और उसको एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है? तो ये गैर प्रासंगिकरण जो प्रक्रिया है ये अधिगम के दौरान योगदान नहीं देती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गति कौशल है? तो ये तैरना स्थूल गति कौशल है। तैरना एक प्रकार का स्थूल गति कौशल है। स्थूल गति कौशल वे होते हैं जिसमें चलना, संतुलन बना ले, दौड़ने और घसीट कर चलने जैसे कार्य करने के लिए बड़ी मांसपेशिया समूहों के उपयोग की आवश्यकता होती है। इसीलिए तैरना भी स्थूल गति कौशल के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है कि भौतिक विधि और विकास के खाली जगह है और सिद्धांतों का पालन करते हैं। तो इसमें है कि भौतिक विधि और विकास के एकीकरण और विभेदीकरण सिद्धांतों का पालन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है? आपको बताया था शिक्षण की सर्वोत्तम विधि जो होता है एक तो प्रदर्शन विधि होता है इसमें से, लेकिन अगर ये ना होना तब व्याख्यान विधि मानिएगा। वैसे प्रदर्शन विधि जो है वो सबसे बेस्ट होता है, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि होता है। प्रदर्शन विधि एक अनुभव आधारित विधि है और चरण दर चरण तरीके से
एक कार्यविधि, प्रक्रिया या घटना को चित्रित करने के लिए डिजाइन की गई है। प्रदर्शन विधि में समझने की सुविधा के लिए कुछ करना, प्रदर्शन करना और लोगों द्वारा सीखने की सक्षम करना शामिल है। यह दृश्य की सहायता से किसी प्रकार को संप्रेषित करने में मदद करता है, जैसे फ्लिप चार्ट, पोस्टर, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सब उसी में आता है। उच्च शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है। क्या शिक्षण की भूमिका है? छात्रों में स्व शिक्षा को बढ़ावा देना उच्च शिक्षण में शिक्षक की भूमिका है। यही तो हम भी करते हैं, पहले ही बताया था आपको। ये कितना रिपीट हो रहा है आप देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक मदद करती है, किसी में मदद करती है? छात्रों का मार्गदर्शन करने में, शिक्षक को मार्गदर्शन, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। भारत का सबसे पुराना पुस्तकालय कौन सा? ये भी रिपीट क्वेश्चन है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कोलकाता में होता है। शिक्षण प्रभावशाली की प्रकृति क्या होती है? शिक्षण प्रभावशीलता की प्रकृति क्या होती है? तो उसकी वैज्ञानिक प्रवृत्ति होती है। शिक्षण में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ उस दृष्टिकोण से है कि जो सीखने वालों को वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता है, ताकि वह वैज्ञानिक जानकारी का कुशलतापूर्वक प्रयोग करके वैज्ञानिक विचार तैयार कर सके। अगला प्रश्न है कि शिक्षक को मित्र मार्गदर्शक दार्शनिक वाक्यांश द्वारा महिमा मंडित किया गया है, क्योंकि वह छात्रों के मानवता के उच्च मूल्यों को अवगत कराता है। देखिए ये भी रिपीट क्वेश्चन है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका में निभाता है। क्या? सहायक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सलाहकार के रूप में, सहायक के रूप में। एक अच्छा मूल्यांकन होता है, कौन सा? वैधता होता है एक अच्छा मूल्यांकन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? तो वाद विवाद मूल्यांकन का प्रकार नहीं है। आ रहा है समझ में? अगला प्रश्न है कि मूल्यांकन संबंधित है, किससे संबंधित है? विषय से, उद्देश्य से, अधिगम से, सबसे मूल्यांकन संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यचर्या से संबंधित नहीं है? तो शिक्षकों के वृत्तिक विकास से संबंधित है, ये संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न कि पाठ्यक्रम भाग है किसका? पाठ्यचर्या का भाग है। मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को कितने भागों में बांटा है? तो मोस्ले ने मानव आवश्यकताओं को 5 वर्गों में बांटा था। कौन कौन सा? ये बताया है उसने कि साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी नीड, तीसरा लव या बिलोंगिंग नीड, स्टीम नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब इसमें से कोई व्यक्ति इस पर आ गया ना, तो मोस्ले का मानना है कि वो नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर ही जाएगा, यहीं टिका रह जाएगा। लेकिन मनुष्य जो है निजी जिंदगी में नीचे चला जाता है। जैसे वो उसने बहुत कमा लिया और वो सुरक्षा भी पा लिया, उसने लव नीड, प्यार मोहब्बत भी कर ली, उसने स्टीम नीड तक आ गया। अब उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ जाना चाहिए, लेकिन वो नीचे फिर उतर के चला जाता है सेफ्टी नीड की तरफ में। तो मोस्टली यही चीज कहता है कि मानवीय जरूरत एक पद क्रम में व्यवस्थित होता है और निचले स्तर की जरूरत ऊपरी स्तर की जरूरत के लिए नींव के रूप में काम करती है। ये मजबूत है तब ये होगा, ये मजबूत है तब ये होगा। यानी कि पैसा है और फिजिकल नीड आपकी पूरा हो गई, साइकोलॉजिकल नीड पूरा हो गई, तभी आपको लव नीड पूरा होगा आपका। अगला, सीखना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये जीवित प्राणी के लिए स्वाभाविक प्रक्रिया है। इनमें से कौन शिक्षण अधिगम में कोई भूमिका अदा नहीं करता है? तो जातिगत अनुभव इसमें कोई अदा नहीं करता है, बाकी सब इसमें अदा करता है। शिक्षण सीखने में अदा करता है। आयामी शिक्षण सामग्री है किसमें? मॉडल, वस्तु, चार्ट, सब में आयामी शिक्षण उसमें बहुत काम आता है। हैंड्स ऑन लिखना का अर्थ क्या हुआ? हैंड्स ऑन लिखने का अर्थ है करके लिखना, अगर आप कुछ करेंगे तभी लिखेंगे। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत सारे। निम्नलिखित में से किसने हिल स्टेशन को भारत का मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है? तो खजियार को कहा जाता है। ये हिमाचल में आप सब जानते ही हैं, हिमाचल प्रदेश में स्थित है ये। अगला प्रश्न है कि पीई बाजार में मतलब प्राइस टू अर्निंग होता है, इसका मतलब। अगला प्रश्न है कि चौकीदारी विरोधी अभियान भारत के किस भाग में नहीं भाग हुआ था? तो बिहार और बंगाल में किया गया था। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में आप सबको बता दिया है कि दल बदल विरोधी कानून है। आधिकारिक भाषा 8वीं में, भूमि सुधार 9वीं में, पंचायती राज 11वीं में है। स्तंभ ए और बी से इसका मिलान करना है कि बताइए कौन चीज कहाँ होता है। यानी कि जीरा जो है वो पीले रंग का होता है, ऐसा इसका मानना नहीं। जीरा छोटा होता है परंतु खुशबूदार होता है। हाँ, केसर जो होता है वो पीले रंग का होता है। मिर्च जो होता है वो, उसकी उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई है, सॉरी दक्षिण अमेरिका में हुई है। और लौंग जो है वो कील की तरह दिखता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश है कौन सा? उड़ीसा। तटवर्ती राज्य वही है ना बंगाल की खाड़ी का। निम्नलिखित के बारे में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुड़कू भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है, बिल्कुल सही है। कुड़कू भाषा में तोरांग का मतलब जंगल होता है। और झारखंड में ग्राम परिषद यानी कि पंचायत जो है लॉटरी के माध्यम से यह तय करती है कि किस परिवार को कृषि के लिए कितनी भूमि मिलेगी, यह भी सही है। उसके बाद में जंगल अधिकार कानून 2007 उन लोगों को अधिकार दिलाता है जो कम से कम 15 वर्षों तक जंगलों में रह रहे हैं। नहीं, गलत है ये। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में से जुड़े हुए हैं, यह सही है। यानी कि 1, 2 और 3 इसका सही आंसर है, ए, बी और सी। अगला प्रश्न है कि 24 ग्राम पर ml घनत्व और 6 ml आयतन वाली वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा? कुछ नहीं करना है, दोनों में गुना कर दीजिए, 144 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें से किस प्रकार को पिघला कर बनाया जाता है? तो इसमें टीन और कॉपर को पिघला करके बनाया जाता है। इसमें कॉपर जो है 80% होता है, टीन जो होता है 20% होता है। ठीक है। जबकि पीतल भी कॉपर और जिंक की मिश्र धातु, इसमें कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है। निम्नलिखित में से कौन सा 3650 का एक गुणनखंड है?
तो 3650 का गुणनखंड अगर आप निकालेंगे तो 5 होगा, क्योंकि अंत में 0 है ना, तो 5 आंख बंद करके मार सकते हैं इसका आप। 100 लाख को निम्नलिखित में से किस रूप में मापा जाता है, तो इसको 1 करोड़ के रूप में माना जाता है, 100 लाख। ठीक है। फिर दर्शनी ने 4.8 किलोग्राम बादाम, 2500 ग्राम यानी कि 2.5 किलोग्राम किशमिश और 3.5 किलोग्राम काजू को मिला दिया है। इस मिश्रण को बराबर 3 पैकेट में बांट दिया गया। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा, तब जोड़ लीजिए। 8.5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम 800, 2.5 किलोग्राम और 3.5 किलोग्राम है। तीनों को मिलाकर के 3 से भागा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना, 300 ग्राम का। अगला प्रश्न, एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगुनी कर दी जाए तो नया क्षेत्रफल कितना होगा, तो 5 को बढ़ाकर 10 कर दिएगा तो 10 का स्क्वायर निकलेगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। कुछ नहीं इसमें सोचना है। रूबीना ने कार को 16:30 बजे अपनी यात्रा शुरू की और उसी दिन 12:30 बजे समाप्त की। यात्रा पूरी करने में लिया गया का समय कितना है, तो 16 बजे शुरू किया यानी कि 4:50 पर शुरू की और उसी दिन 9:15 पर खत्म कर दी। घटाइएगा तो 4 घंटा 25 मिनट निकल करके आएगा। कह रहा है ग्राम से वजन मापते हैं, तो सेंटीमीटर से क्या मापते हैं, लंबाई मापते हैं। वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से मिलती जुलती है, तो वो शब्द लोमड़ी है, बाकी सब इसमें वही है। तो ये रिपीटेड सवाल ही, इनको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 3 सवाल ये फिर रिपीटेड ही है, तो फिर इनको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। शिक्षा का अर्थ होता है निर्देश देना। ठीक है, शिक्षा का अर्थ है निर्देश देना, जिसमें उद्देश्य बालक को जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करता है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था में परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। यह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा या वयस्क ज्ञान, अनुभव, कौशल और अच्छा दृष्टिकोण प्राप्त करता है। इनमें से शिक्षण प्रविधि है, क्या है, सचित्रण प्रविधि है। शिक्षण एक शिक्षक रूप से इस प्रकार के विषय वस्तुओं को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है। वही शिक्षण विधि है, अर्थात विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपायों को काम में लाया जाता है वही शिक्षण प्रविधियां कहलाती हैं। जैसे प्रश्नोत्तर प्रविधि, कार्य निर्धारण प्रविधि, निरीक्षण प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, अभ्यास प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, योगात्मक प्रयोगात्मक प्रविधि। जीवित प्राणी की प्रक्रिया प्रतिक्रिया प्रतिकृत क्रिया है, क्या है, अधिगम है। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया अधिगम है। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत और जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। मनुष्य जन्म के पश्चात ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अतः अधिगम जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। अंतर्वैयक्तिक उद्देश्य का संबंध है, किससे है, दूसरे के पारस्परिक संबंध से उसका संबंध है। पाठ्य योजना का सामान्य उद्देश्य क्या होता है, दीर्घकालिक उद्देश्यों को परिभाषित करते हैं, इसमें मतलब लंबे समय तक बच्चों को याद रहे। शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या से शामिल करता है वो परियोजना आधारित होता है। क्या परियोजना आधारित, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थियों को वास्तविक समस्या से शामिल करता है परियोजना आधारित होता है। शिक्षण विधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग है और प्रविधियां उस प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने का साधन है। जैसे प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि, अभ्यास विधि। विषय वस्तु निर्धारित करता है। विषय वस्तु क्या निर्धारित करता है, शिक्षण विधि को निर्धारित करता है। ठीक है। फ्रोबेल महोदय के अनुसार पाठ्यचर्या को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभवों को सार समझना चाहिए। छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा के सहयोग उत्पन्न करने की हेतु अच्छी विधि है। कौन सी विधि है, दलगत कार्य अच्छी विधि है। क्या है, पढ़ लीजिए। छात्र छात्राओं के मिश्रित कक्षा में सहयोग उत्पन्न करने हेतु दलगत कार्य विधि सबसे अच्छी विधि होती है। सभी क्षमताओं के शिक्षार्थियों की क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मिश्रित दृष्टिकोण गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करता है। एक मिश्रित कक्षा शिक्षार्थियों को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति देता है। शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया है, क्या विकसित किया है, एचडीआई मॉडल विकसित किया है। आपको बता ही चुके हैं, एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इंप्लीमेंट, इवैल्यूएशन उसको कहते हैं। शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है, क्या करता है, विशिष्ट उद्देश्य लिख करके। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य उपयोग किया जाता है, किस चीज के लिए किया जाता है, शिक्षक शिक्षण संस्था में माइक्रो टीचिंग का उपयोग किया जाता है। आकस्मिक अनुदेश के पाठ्य वस्तु का क्रम क्या होना चाहिए, तो ये मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। अभिक्रमिक अनुदेशन में पाठ्य पुस्तक का क्रम मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। स्टोफेल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक रूप में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया अभिक्रम तथा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कला शिक्षण पूरा होने के बाद शिक्षण को श्यामपट साफ करना चाहिए। अगला प्रश्न कि कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद में क्या करना चाहिए, उसको ब्लैक बोर्ड को साफ कर देना चाहिए। ये सबसे पहली बेसिक चीज होती है। कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है, किसका, कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। अगला प्रश्न है कि समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या होता है। मूल सिद्धांत हर वर्ग के बच्चे शामिल होना चाहिए और समावेशन विविधता को महत्व देना चाहिए।
पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारी किताबें रखी हुई होती है। कितना रिपीटेड है देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो सामान्य पाठ्य पुस्तक और संदर्भ पुस्तक दोनों पुस्तक का एक प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गुण शिक्षकों का नहीं है? शिक्षकों में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, ये बता दिया है आपको। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत गुण शिक्षक को प्रभावित करता है? तो उसकी संवेदनशीलता उसको प्रभावित करता है। उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है, क्या होती है? छात्रों के स्वाध्ययन को बढ़ावा देना उसकी भूमिका होती है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहनी चाहिए। मूल्यांकन बराबर मात्रात्मक विवरण और अवगा गुणात्मक, यानी कि मात्रात्मक क्वालिटेटिव उसका होना ही चाहिए, उस क्वांटिटी भी होना चाहिए, उसका मूल्य निर्माण की प्रक्रिया उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। आंकड़े की व्यापक प्रक्रिया क्या है? आंकड़े की व्यापक प्रक्रिया को हम मूल्यांकन कहते हैं। अगला प्रश्न है कि संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो ये शिक्षण निर्मित परीक्षण है, बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण है, तीनों है ये। पाठ्यक्रम का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है? ये पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है? तो शिक्षक पाठ्यक्रम का तत्व नहीं है। पाठ्यक्रम के 4 घटक होते हैं। पहला उद्देश्य, पाठ्यचर्या, सॉरी पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है, क्या हो गया आज मुझे। निम्नलिखित में से कौन पाठ्यचर्या का तत्व नहीं है? तो शिक्षक नहीं है। पाठ्यचर्या के 4 प्रमुख घटक हैं, कौन कौन सा? पहला तो उद्देश्य, दूसरा पाठ्यचर्या प्रकार या विषय वस्तु, तीसरा पाठ्यचर्या सामग्री या और अनुभव, और चौथा पाठ्यचर्या मूल्यांकन। इसलिए इसका विकल्प सी शिक्षक नहीं होगा। विद्यालय में लघु संस्कृति है, विद्यालय में लघु संस्कृति है किस चीज की? यह सी की है, यानी क्या आंसर इसका? हाँ, वर्ग कक्षा की लघु संस्कृति है। क्या है इसमें पढ़ लीजिए। एक विद्यालय, एक आदर्श विद्यालय समाज का लघु रूप प्रस्तुत करता है जिसमें इसकी सामाजिक सॉरी सांस्कृतिक विशेषताएं शुद्ध रूप से परिलक्षित होती है। विद्यालय में मुख्य कार्य में से एक समाज की सांस्कृतिक परंपराओं और रीति रिवाजों को संरक्षित करना और इसे आने जाने वाली पीढ़ियों को हस्तांतरित करना है। अतः विकल्प सी वर्ग कक्षा विद्यालय में लघु संस्कृति है। परामर्श का मूलभूत सिद्धांत कौन सा है? उपयुक्त सभी है। स्वायत्ता, न्याय, निष्ठा सब परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका कौन सा है? परिमिश्रित प्रणाली और अधिगम सीखने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है। सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? करना, लर्निंग डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग जो होता है ना, वो डूइंग जो है वो करना होता है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। त्रिआयामी शिक्षण सामग्री कौन सी है? मॉडल है ये। क्या है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। त्रिआयामी सहायक सामग्री का शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में बहुत प्रभावशीलता के साथ उपयोग किया जाता है। विकल्प बी मॉडल एक त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। मॉडल विषयों का एक मूर्त निरूपण है, उनका आकार उसे आसान और सुविधाजनक के रूप में देखने के लिए समायोजित किया गया है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार उसका संस्थापक था, और वो बौद्ध धर्म का अनुयायी भी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक माना जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी को भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है? तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी का है, कितना? 33.5% है भारत में। निम्नलिखित में से कौन सी मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है? तो मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट जो है ट्रेजरी बिल भी है, वाणिज्यिक बिल है, जमा प्रमाण पत्र भी है, सारे के सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट भी है। और कौन कौन सा देख लीजिए। कॉल और नोटिस मनी, इंटरबैंक और टर्म मार्केट, पुनर्खरीद समझौते, बैंकर की स्वीकृति, ये सारे मनी मार्केट में आते हैं। फरवरी 1938 में बिहार में निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्याग पत्र दे दिया था? तो राजनीतिक कैदियों की जो रिहाई थी, इसी को लेकर के बात बिगड़ गई और इसी की वजह से सरकार ने अपना इस्तीफा दे दिया। और योगेंद्र शुक्ला को मार्च 1938 में अन्य राजनीतिक कैदियों के साथ में रिहा कर दिया गया था। समाचारों में रहने वाला यूएलपीआईएन किस क्षेत्र से संबंधित है? इसकी विशिष्ट पहचान और इसकी पहचान संख्या क्या है? यूएलपीआई का नंबर है भूमि प्रमाणन, यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये एक तरह से भारत में भूमि के प्रत्येक पार्सल को आवंटित विशिष्ट अल्फा न्यूमेरिक 14 अंकीय भूमि संपत्ति पहचान पत्र संख्या, इसे भूमि के लिए आधार भी कहा जा रहा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है? तो धुंध के कारण रिकेटस होती है, ब्रोंकाइटिस होती है, सांस लेने की समस्या होती है, सब के सब धुंध के कारण होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है? तो गैर खतरनाक जो है ये नगर ठोस अपशिष्ट के रूप में वर्णन किया जाता है। जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है? मानव गतिविधि। इसी कारण अभी उत्तराखंड के हम लोग नैनीताल गए थे, वहां जंगलों में आग लगी हुई थी, इंडिया गवर्नमेंट को सेना भेजनी पड़ी उस आग को बुझाने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा है ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव, प्रत्याशित प्रभाव है? उपयुक्त सभी। समुद्र का स्तर में वृद्धि हो जाएगा, क्यों? क्योंकि जल पिघलेगा गर्मी से, तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वर्षा में बदलाव हो जाएगा, रेगिस्तान का विस्तार और बढ़ जाएगा, सूखा की तरफ और सूखा होगा। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1981 में की गई थी। 4 फरवरी 1981 ईस्वी को इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया था। यदि एक वर्ग का भुजा 14 मीटर है तो उसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो 14 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 196 वर्ग मीटर हो जाएगा। यदि मूल राशि 50,000 रुपया है
और 4 वर्षों के लिए ब्याज की दर 2% है तो साधारण ब्याज, तो 4 वर्ष के लिए 1 वर्ष का ब्याज दर 2% है तो 4 वर्ष में 8% हो जाएगा। 50,000 का 8% निकालेंगे यानी कि 8 बचे 40, यानी कि 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है इनमें भागा 0.75, 4.44, 2.6 भागा 0.6, काट पीट के निकालेंगे 13.2 इसका आंसर आएगा। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्त 168 है और उसमें से महत्तम समावर्त 12 है। यदि संख्याओं का अंतर 60 है तो संख्याओं का योग क्या होगा? तो आपको फॉर्मूला ये बताया था, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लघुत्तम गुना महत्तम। आप इसी से निकाल लीजिए, इसका आंसर निकाल करके आएंगे तो दोनों संख्याओं का योग 108 निकल के आ जाएगा। रमेश और सुरेश की मिट्टी की ऊंचाइयों, अब मैथ आप इसको देख लीजिएगा, इसमें मैं क्या ही बताऊं, आप इनको रोक करके पढ़ लीजिएगा, मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। जिस प्रकार हाइड्रोफोबिया का संबंध पानी से है, उसी प्रकार एक्रोफोबिया का संबंध किससे है? तो एक्रोफोबिया का संबंध ऊंचाई से होता है, ऊंचाई से डर लगता है। वह शब्द चुने जो सबसे मिलता जुलता है, तो ग्रेनाइट है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, ये तीनों अलग होते हैं, ग्रेनाइट अलग होता है। ग्रेनाइट एक प्रकार चट्टान होता है। अगला प्रश्न है कि ये 1 2 3 1 4 9, इसमें क्या आएगा? 1 2 3 2 4 2 4 8 होना चाहिए इसमें, पता नहीं, देखते हैं क्या होगा, 8 या 9 है। 8 है, मैंने कहा ना 8 होगा। ये है कोड वाला, आप इसको देख लीजिएगा। मार्कंडे राजीव की माँ का पिता है। मार्कंडे के 3 भाइयों से एक पोता अभिजात है, अभी है। राजन अभी का पुत्र है। राजन अभी से संबंधित है, कैसे संबंधित है? भतीजा कहलाएगा। तो हम अब रहने देते हैं इसको, दूसरे वीडियो और बना देंगे, उसमें हो जाएगा। अभी बहुत सारा बता दिया आपको, इनको देखिए, इसमें से 70-80% आएंगे गारंटी। ये बहुत काम की चीज है, इतना कम टाइम में इतने कम मार्क्स, इतने कम टाइम में इस मार्क्स को अगर पूरा करना है तो इस वीडियो को देखिए, जितनी बार आप देख सकते हैं देखिए, पॉइंट 2 करके देखिए, इसको डाउनलोड कर लीजिए, वहां से देखिए बस आप स्टेट किसी तरह निकाल लीजिए कि आप TRE 4 और TRE 5 में बैठ पाए। बस मेरी इच्छा इतनी है कि आप किसी भी तरीके से टीचर बन जाइए, हमें और कुछ लेना देना नहीं है। TRE 4 और TRE 5 दोनों आने वाला है, इसमें मैं इन दोनों के पढ़ने की स्ट्रेटजी एक नए वीडियो के साथ में भी लेके आने वाला हूँ, जल्द लेकर के आऊंगा। और इस बार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, वो आपको पता चल ही रहा है, धीरे धीरे चल जाएगा और भी। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।